द अनवांटेड सन्स मिलियनेयर सिस्टम पार्ट 02। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11। तेज दस्तक से पतले मोटल का दरवाजा फिर से हिल गया। धप धप धप। एस का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अपने दिमाग में न्यूरल इंटरफेस की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, जो उसे सिस्टम फंड दिखा रही थी, $500। लेकिन ये पैसा फंसा हुआ था, अभी किसी काम का नहीं। दरवाजा खोल बच्चे, गलियारे से डेक की धीमी आवाज गूंजी। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। एस का मुंह सूख गया था। डर का स्वाद धातु जैसा था। उसे कुछ करना ही था, जल्दी। वह भाग नहीं सकता था, छिप नहीं सकता था। डीक के गुस्से के आगे कुंडी और जंजीर बेजान लग रही थी। चतुराई, दृढ़ता, सिस्टम के ये शब्द उसके दिमाग में कौंध गए, जो नए न्यूरल इंटरफेस से और भी स्पष्ट हो गए थे। उसने उन्हें सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि महसूस भी किया। उसने छोटे अंधेरे कमरे में चारों ओर देखा। वह किस काम आ सकता था? उबड़ खाबड़ बिस्तर, हिलता डुलता नाइट स्टैंड, सस्ता सा लैंप, कुछ भी मजबूत नहीं, कुछ भी उपयोगी नहीं। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े फ़ोन चार्जर की केबल पर पड़ी। वही केबल जिसका इस्तेमाल उसने सर्वर को हैक करने के लिए किया था। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आए। उसके दिमाग में एक विचार आया, जोखिम भरा, शायद मूर्खतापूर्ण, लेकिन उसके पास यही एकमात्र उपाय था। ठीक है, एस चिल्लाया, डरा हुआ लेकिन सहयोग करने का नाटक करते हुए। मैं खोल रहा हूँ, बस मुझे चोट मत पहुँचाओ। उसने चेन को जोर जोर से छेड़ा, जैसे उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे धीरे चेन को हटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली। उसने नाइट स्टैंड से सस्ता सा लैंप उठाया। वह हल्का था, पतले प्लास्टिक का बना हुआ, कोई असली हथियार नहीं, लेकिन शायद ध्यान भटकाने का काम आ सकता था। उसने कुंडी लगाई। एक तेज आवाज आई। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, अपने शरीर को उसके पीछे छिपाए रखा। उसने लैंप तैयार रखा। डेके दरवाजे पर खड़ा था, मानो उसने पूरी जगह घेर रखी हो। एस को जितना याद था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वह लग रहा था। बारिश से भीगी चमड़े की जैकेट के नीचे उसके चौड़े कंधे दिख रहे थे। उसकी आंखें कठोर और गुस्से से भरी थीं। उसने लैंप को नहीं देखा। मेरा पैसा कहाँ है, तुम छोटे से? डीके ने दरवाजे को और चौड़ा खोलने के लिए उस पर हाथ मारते हुए कहना शुरू किया। अब एस ने लैंप को सीधे डेके के चेहरे पर फेंका। वार कमजोर था, लेकिन इससे डेके चौंक गया। डेके ने अपना हाथ ऊपर उठाकर लैंप को रोकने की कोशिश की। लैंप उसकी बांह से टकराकर जमीन पर गिर गया। इससे एस को आधा सेकंड का समय मिला। वह आगे की ओर झपटा, डीके पर नहीं, बल्कि खुले दरवाजे पर। उसने पूरी ताकत से अपना कंधा दरवाजे पर मारा। धड़ाम। दरवाजा डीके से जोर से टकराया, जिससे उसकी उंगलियां और शायद चेहरा भी चोटिल हो गया। डेके दर्द और हैरानी से दहाड़ा। वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे गलियारे में गिर गया। एस ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसे मौका मिल गया। उसने दरवाजे का किनारा पकड़ा और पूरी ताकत से उसे बंद कर दिया। धड़ाम। उसने कुंडी लगा दी। क्लिक। उसने चेन वापस लगा दी। उसके हाथ तेजी से चले और उसने सब कुछ फिर से कसकर बंद कर दिया। वह हौंकते हुए दरवाजे से टिक गया। दरवाजा जोर से बंद करने से उसके कंधे में दर्द हो रहा था। उसका दिल मानो फट जाएगा। धड़ाम। डीके ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। पूरा दरवाजा हिल गया। छत से धूल नीचे गिरने लगी। तुम मर गए, बच्चे। डीके ने दूसरी तरफ से दहाड़ लगाए। उसकी आवाज में जबरदस्त गुस्सा था। ये दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। धड़ाम। एक और लात। ताले के चारों ओर की लकड़ी चरमरा उठी। चेन जोर से खड़खड़ाने लगी। एस जानता था कि डीके के गुस्से के आगे ये कमजोर दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। घबराहट फिर से बढ़ गई। दरवाजा बंद करना काफी नहीं था। उसे मदद की जरूरत थी। उसे बिग माइक की जरूरत थी। उसने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की। बैटरी 2%। स्क्रीन धीमी धीमी चमक रही थी। उसने कांपती उंगलियों से फोन ऐप खोला। उसे मोटल के दफ्तर का नंबर याद नहीं आ रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि बिग माइक का वहाँ फोन है या नहीं। उसके दिमाग में न्यूरल इंटरफेस की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। शब्द नहीं, एक दिशा, जैसे कंपास की सुई इशारा कर रही हो। गलियारे के नीचे, कार्यालय की ओर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कह रही हूँ, माइक को फोन करो अभी। एस ने फोन की स्क्रीन पर उंगली से छुआ। उसने कोई नंबर डायल नहीं किया। उसने बस कॉल बटन दबा दिया, उस अजीब सी अनुभूति पर भरोसा करते हुए। फोन पर कॉलिंग लिखा आया, लेकिन वह नंबर उसे पहचान नहीं रहा था। घंटी बजी। एक बार, दो बार। धड़ाम। एक और लात। दरवाजा और जोर से हिल गया। चेन खींची हुई लग रही थी। हेलो। बिग माइक की कर्कश आवाज फोन के स्पीकर से सुनाई दी। वह थका हुआ और चिड़चिड़ा लग रहा था। माइक, एस बोल रहा हूँ, कमरा नंबर 7।
एस ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, डी के चीखने और लात मारने की आवाज़ के बीच अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश करते हुए। बाहर कोई मेरा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मदद करो। एक पल का सन्नाटा, फिर माइक की आवाज़ अब और भी कठोर, मैं आ रहा हूँ, कसकर पकड़ो। कॉल कट गई। धड़ाम, चटक, लकड़ी चटकने लगी। कुंडी तो लगी रही, लेकिन उसके आसपास की लकड़ी टूटने लगी। जंजीर ऐसे खड़खड़ाने लगी जैसे कभी भी टूट जाएगी। आखिरी मौका है, बच्चे। देके दहाड़ा। अचानक दफ्तर की दिशा से एक तेज रोशनी गलियारे में आई। इसने एस के खिड़की के छेद के बाहर छाई बारिश की धुंध को रोशन कर दिया। अरे, बिग माइक की आवाज़ तेज और गुस्से से गूंजी, तुम लोग क्या कर रहे हो? लातों की आवाज़ बंद हो गई। एस ने झांक कर देखा। उसने देखा कि डी के मुड़ा और माइक की तेज टॉर्च की रोशनी से बचने के लिए आंखें सिकोड़ रहा था। माइक गलियारे के अंत में दफ्तर के पास खड़ा था। रोशनी में वह विशालकाय और मजबूत दिख रहा था। उसके हाथ में एक भारी भरकम धातु की टॉर्च थी जो लाठी जितनी मोटी थी। ये तुम्हारा काम नहीं है, बूढ़े आदमी, डीके ने माइक की ओर पूरी तरह मुड़ते हुए गुस्से से कहा। उस लड़के पर मेरा बहुत कर्ज है। ये मेरा मामला है, माइक ने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुमने मेरा दरवाज़ा तोड़ा तो मुझसे निपटो। अब दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें इस टॉर्च वाले आदमी से मिलवाऊं। उसने भारी टॉर्च को अपनी हथेली पर थपथपाया। धड़ धड़, डी के तनाव में आ गया। उसने माइक से एस के दरवाजे की ओर देखा, फिर वापस माइक की ओर। एसडीके के चेहरे पर गुस्से और सावधानी के बीच संघर्ष देख सकता था। माइक हट्टा कट्टा था, वह किसी काम का लग रहा था, और टॉर्च भी काफी मजबूत दिख रही थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, बच्चे, डीके ने एस के दरवाजे की ओर थूकते हुए कहा। उसने अपनी मोटी उंगली उठाई। सुना तुमने, अभी खत्म नहीं हुआ है। वह एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, माइक पर नजर रखते हुए। वह मुड़ा और तेजी से गलियारे से होते हुए बाहर बरसाती रात में गायब हो गया। एस ने कांपते हुए सांस छोड़ी। उसके पैर कमजोर पड़ गए थे। उसने अपना माथा दरवाजे की ठंडी लकड़ी पर टिका दिया। उसने माइक के भारी कदमों की आहट सुनी जो उसके दरवाजे तक आ रही थी। बच्चे, तुम अंदर ठीक हो? एस ने फिर से ताले खोलने की कोशिश की। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। माइक वहां खड़ा था, तेज टॉर्च की रोशनी अब नीचे की ओर पड़ रही थी। उसका चेहरा गंभीर था। हाँ, एस ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, धन्यवाद, माइक, सचमुच। माइक ने कराहते हुए ताले के आसपास टूटी हुई लकड़ी को देखा। इसे कल ठीक करवाना पड़ेगा। तुम्हारे डिपॉजिट में से पैसे कटेंगे। उसने एस की तरफ देखा। वो कौन था? एस ने कांपती आवाज में कहा। डेके नाम का एक आदमी था। मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, एक छोटी सी बात के लिए। पॉन किंग डीक, माइक ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। ये तो बड़ी मुसीबत है। तुमने उसे पैसे दिए? एस ने सिर हिलाया। मैंने कोशिश की, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। वह गुस्सा हो गया। माइक ने एक गहरी, थकी हुई आह भरी। खैर, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके जैसे लोग भूलते नहीं हैं। सावधान रहना, बच्चे। उसने एस को ऊपर से नीचे तक देखा। सो जाओ, आज रात दरवाजा बंद रहेगा, मैं सुनता रहूंगा। वह मुड़ा और भारी कदमों से वापस ऑफिस की ओर चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे गलियारे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। एस ने दरवाज़ा बंद किया, फिर जैसे तैसे उसे दोबारा लॉक किया। टूटी हुई लकड़ी की वजह से लॉक ढीला लग रहा था। वह पीछे की ओर झुककर खुरदुरे कालीन पर बैठ गया। एड्रेनालाइन का असर कम हो गया, जिससे वह थका हुआ और कांपता हुआ महसूस कर रहा था। वह डीके से बच गया था। फिलहाल के लिए, माइक का शुक्रिया, और उस न्यूरल इंटरफेस का भी शुक्रिया जिसने उसे माइक को कॉल करने का निर्देश दिया। न्यूरल इंटरफेस की मधुर गूंज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया। सिस्टम फंड, $500। असली पैसा, वह पैसा जिसकी उसे ज़रूरत थी। वह इसे कैसे निकाल सकता था? नकद। एटीएम का शुल्क $3 था। उसके पास 76 सेंट थे। उसे $2 से ज़्यादा की ज़रूरत थी, और सबसे नज़दीकी एटीएम आधा मील दूर था, उस जगह से आगे जहां डेके उसका इंतज़ार कर रहा हो सकता था। उसके दिमाग में नीली घड़ी चमक रही थी। संपत्ति समेकन, लंबित। उसे इसे पूरा करना था, लेकिन कैसे? संपत्ति बेचकर। उसके पास 76 सेंट और एक टूटा हुआ फ़ोन के अलावा कुछ नहीं बचा था। अचानक न्यूरल इंटरफेस की गूंज तेज हो गई। एक नया संदेश प्रकट हुआ, नीले अक्षरों में नहीं, बल्कि सीधे उसके विचारों में महसूस हुआ। अकुशल संसाधन आवंटन का पता चला। निकटता चेतावनी, उपयुक्त संसाधन मिल गया है। संपत्ति, क्षतिग्रस्त मोटर का दरवाजा, अनुमानित मरम्मत लागत $80। कार्रवाई, प्रबंधन को मरम्मत सेवाएं प्रदान करें। अनुमानित शुल्क $40, 50% लागत बचत। एस ने पलकें झपकाईं। दरवाज़ा ठीक करना, उसे तो दरवाज़ा ठीक करना आता ही नहीं था। उसे तो मुश्किल से दरवाज़ा खोलना आता था।
उसने ताले के आसपास टूटी हुई लकड़ी को देखा। हालत खराब थी, लेकिन सिस्टम को लगा कि वह ऐसा कर सकता है और उसे $40 मिलेंगे नकद। उसके पास कोई औजार नहीं था, लकड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। न्यूरल इंटरफेस फिर से गूंज उठा। एक नया एहसास, ज्ञान, सरल चरण, सब हैक निर्देशों की तरह। 1. लकड़ी भरने वाला पदार्थ और क्लैंप ढूंढें। 2. फ्रेम को स्थिर करें। 3. लकड़ी भरने वाला पदार्थ लगाएं। 4. चिकना करें। आधी रात को उसे लकड़ी भरने वाला पदार्थ और क्लैंप कहाँ से मिलेंगे? एस को लगभग हंसी आ गई। ये नामुमकिन था, लेकिन नीली घड़ी चमक रही थी, धन समेकन सक्रिय, और उसे नकदी की सख्त जरूरत थी। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे छिल गए थे, जल गए थे और अभी भी कांप रहे थे। उसके पास 76 सेंट थे। एक टूटा हुआ फोन था और उसके दिमाग में एक अजीब सा कंप्यूटर चल रहा था जो उसे एक दरवाजा ठीक करने के लिए कह रहा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। अंदर कमरे की खट्टी गंध लकड़ी के टुकड़ों की ताज़ी खुशबू के साथ मिल रही थी। एस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाथरूम के नल से टपकने की आवाज़ ही एकमात्र ध्वनि थी। वह डीके से बच गया था। क्या वह दरवाज़ा ठीक करने से बच पाएगा? और क्या वह माइक से इसके लिए $40 ले पाएगा? उसने अपनी आंखें खोलीं। न्यूरल इंटरफेस धीमी आवाज़ में प्रतीक्षा कर रहा था। धन समेकन की प्रक्रिया चल रही थी। उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसे काम पूरा करना था। उसने खुद को ज़मीन से उठाया। अब देखना होगा कि बिग माइक को किसी मिस्त्री की ज़रूरत है या नहीं। चैप्टर 12। डीके के जाने के बाद सन्नाटा गहरा गया, जिसे केवल इसके दिल की धड़कन और बाथरूम से टपकते पानी की धीमी आवाज़ ही तोड़ रही थी। वह मोटल के कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर बैठा था। खुरदुरा कालीन उसके पैरों को खरोंच रहा था। चीड़ की लकड़ी की तीखी गंध हमेशा की तरह सीलन भरी हवा में घुल गई। उसकी छिली हुई कोहनियों में हर धड़कन के साथ दर्द हो रहा था। जैसे जैसे एड्रेनालाइन का असर कम होता गया, गहरी थकान हावी होने लगी, साथ ही उसके दिमाग में मौजूद न्यूरल इंटरफेस की धीमी गूंज भी सुनाई देने लगी। धन समेकन सक्रिय, संपत्ति क्षतिग्रस्त, मोटल का दरवाजा, अनुमानित मरम्मत लागत $80। कार्यवाही, प्रबंधन को मरम्मत सेवाएं प्रदान करें, अनुमानित शुल्क $40। चरण 1. लकड़ी भरने वाला पदार्थ और क्लैंप ढूंढें। 2. फ्रेम को स्थिर करें। 3. भरने वाला पदार्थ लगाएं। 4. चिकना होने तक रेत से घिसें। नीले रंग के निर्देश सरल निर्देशों के आंतरिक मानचित्र के साथ साथ चमक रहे थे। लकड़ी भरने वाला पदार्थ, एक क्लैंप। आधी रात को इस कूड़े के ढेर में एस लगभग हंस पड़ा, एक सूखी टूटी हुई आवाज़ जो उसके गले से निकली। इस सब की बेतुकीपन आगे आने वाले काम के भार और डीके के वादे की गूंज से टकरा रही थी। समाप्त नहीं हुआ है। उसकी नज़र दरवाजे की कुंडी के आसपास बिखरे हुए टुकड़ों पर पड़ी। लकड़ी के लंबे नुकीले टुकड़े फ्रेम से उखड़ रहे थे। ये किसी घायल जानवर जैसा लग रहा था। इसे ठीक करना उतना ही नामुमकिन लग रहा था जितना 1 घंटे पहले उस सबक को हैक करना लग रहा था। लेकिन न्यूरल इंटरफेस लगातार धैर्यपूर्वक काम कर रहा था और सिस्टम के $500 किसी भूतिया अंक की तरह लग रहे थे, मौजूद, शक्तिशाली, लेकिन एटीएम शुल्क के लिए नकदी के बिना बिल्कुल अछूत। उसे उन $40 की सख्त ज़रूरत थी। चतुराई, दृढ़ता, ये शब्द अब महज सिस्टम के संकेत नहीं थे, ये उसके थके हुए दिमाग में बसे जीवन मरण के मंत्र बन गए थे। उसने खुद को ऊपर उठाया, कूल्हे में दर्द से कराहते हुए। उसके पिता के आखिरी धक्के से हुआ वही गहरा, जाना पहचाना दर्द जो दरवाज़ा पटकने के बाद फिर से उभर आया था। हर हरकत अकड़ी हुई और दर्दनाक लग रही थी। उसने अपने हाथों को देखा। उंगलियों के जोड़ छिले हुए थे। अंगूठे के नाखून के आसपास की त्वचा भाप से मरम्मत के कारण जली और छिल गई थी। उंगलियों के सिरे अभी भी थोड़े सुन्न थे। किसी मिस्त्री के औजार, उसने चिढ़कर कहा। संसाधन, गीले सिक्कों में 76 सेंट। एक खराब होता फोन, सस्ता चार्जर, न्यूरल इंटरफेस से आती धीमी आवाज़ में निर्देश, और कमरा नंबर 7 की खारी हवा। सिस्टम के आंतरिक कंपास ने उसे अपनी ओर खींचा, इस बार गली की ओर नहीं, बल्कि धुंधले गलियारे की ओर, ऑफिस की ओर, बिग माइक की ओर। उसने 76 सेंट उठाए। धातु ठंडी और उसकी जली हुई त्वचा पर थोड़ी चिकनी लग रही थी। उसने उन्हें जेब में रख लिया। अपनी छोटी सी दौलत को पीछे छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। लंगड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचा। उसने टूटे हुए कुंडी का ताला खोला और चेन को हटा दिया। ढीली कुंडी खड़खड़ाने लगी। गलियारे में गीले कालीन और फफूंद की गंध आ रही थी। दफ्तर की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। एस ने कांपती हुई सांस ली और अपनी उंगलियों से प्लेक्सीग्लास पर थपथपाया। बिग माइक ने काउंटर के पीछे से ऊपर देखा। फ्लोरोसेंट लाइट में उसकी भारी पलकों वाली आंखें सतर्क थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी भान उठाए और इंतजार किया। वह जिस पत्रिका को पढ़ रहा था वह वहीं पड़ी रह गई। माइक, एस ने कर्कश आवाज में कहना शुरू किया। दरवाजा, उसका फ्रेम बुरी तरह टूट गया है। माइक ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना, ये पैसे जमा खाते से ही निकलेंगे। हाँ, एस ने मुश्किल से कहा, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ।
ये शब्द उसके मुंह से अजीब से लग रहे थे। अभी आज रात माइक ने अपनी दूसरी भौं भी उठा ली। संदेह का भाव उससे ऐसे दूर हो गया जैसे कोई सस्ता इत्र। तुम इसे ठीक करोगे? उसकी नज़र एस पर पड़ी जो पूरी तरह भीगा हुआ था, खरोंचों से भरा हुआ था और अभी भी एक ऐसी कमीज पहने हुए था जिस पर रस का हल्का सूखा दाग लगा हुआ था। किसके साथ? कोरी कल्पना। न्यूरल इंटरफेस द्वारा बढ़ाई गई बुनियादी मोलभाव करने की कला में जान आ गई। अब बात सिर्फ कीमत की नहीं थी, बल्कि परसीव्ड वैल्यू, विश्वसनीयता और माइक के व्यावहारिक दृष्टिकोण का लाभ उठाने की थी। एस ने हर पहलू और दबाव बिंदु को भांप लिया था। एस ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए एक ऐसा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की जो उसके अंदर नहीं था, और कहा, मैंने देख लिया कि क्या करना है। न्यूरल इंटरफेस उसे वाक्य और लहजे बता रहा था। लॉक प्लेट के पास फ्रेम टूटा हुआ है। इसे स्थिर करने, भरने और सैंडिंग करने की ज़रूरत है। दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मजबूत हो जाएगा। कल किसी महंगे मिस्त्री का इंतज़ार करने से बेहतर है जो आपसे $80 लेगा। वह रुका और माइक की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, मैं इसे 1 घंटे में ठीक कर दूंगा। $40 नकद। आपके $50 बचेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे और दरवाज़ा ठीक हो जाएगा। काम हो गया। माइक उसे घूरता रहा। सन्नाटा गहराता चला गया, बस दफ्तर की बत्तियों की भनभनाहट और एस के धड़कते दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मोलभाव करने की कला ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, वह चालाक है। समाधान दिखाओ। संदेह नहीं। सामान मिल गया। माइक ने आखिरकार भारी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अभी भी संदेह साफ झलक रहा था। मुझे लकड़ी भरने वाला पदार्थ और एक क्लैंप चाहिए, एस ने स्वीकार किया। सोचा था कि शायद आपके पास बुनियादी सामान पड़ा होगा। मेंटेनेंस वाले कमरे में कुछ भी। उसने गलियारे की ओर स्पष्ट इशारा किया। न्यूरल इंटरफेस ने धीरे से उसके सुझाव को पुष्ट किया और उसे उस यूटिलिटी रूम की ओर हल्का सा इशारा किया जिसे माइक ने कपड़े धोने की मशीनों के पास बंद रखा हुआ था। माइक ने आह भरी, एक लंबी और कष्टदायी आवाज़ जो मानो उसके जूतों से आ रही थी। वह कराहते हुए स्टूल से उठा। यहीं रुको। वह काउंटर के पीछे से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। चाबियों की भारी झनकार सुनाई दे रही थी। एस उसे हॉल के अंत में एक बगल के कमरे में जाते हुए देखता रहा। 1 मिनट बाद वह लौटा। उसके हाथ में धूल से सनी, आधी दबी हुई बेज रंग की लकड़ी भरने वाली ट्यूब और एक जंग लगा हुआ पेंचनुमा बार क्लैंप था जो एस से भी पुराना लग रहा था। उसने उन्हें एस की ओर बढ़ा दिया। अगर ठीक से ठीक हो गया तो $40, और अगर टिका रहा तो, अगर और खराब किया तो पूरे दरवाजे का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, एस ने दिए गए औजार लेते हुए कहा। लकड़ी भरने वाली नली सख्त लग रही थी और क्लैंप भारी और ठंडा। कुछ सैंडपापर भी चाहिए, कुछ खुरदुरा भी। माइक ने फिर से गुर्राते हुए यूटिलिटी रूम में वापसी की। वह मध्यम खुरदरेपन वाले सैंडपापर का एक घिसा पिटा टुकड़ा लेकर बाहर आया। बस हो गया। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ बच्चे। वह वापस ऑफिस की ओर मुड़ गया। एस दर्द से कराहते हाथों में औजार पकड़े लंगड़ाते हुए कमरा नंबर 7 की ओर लौटा। गलियारा अब और लंबा लग रहा था। टूटा हुआ दरवाजा टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी में एक खामोश चुनौती की तरह उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे धक्का देकर खोला। टूटा हुआ ताला चरमराया। अंदर जाकर उसने औजारों को डगमगाते नाइट स्टैंड पर रख दिया। लकड़ी भरने वाले पदार्थ की ट्यूब आसानी से नहीं खुल रही थी, ढक्कन जमकर बंद हो गया था। उसने उससे जूझते हुए जली हुई उंगलियों के बीच आखिरकार सूखी चटकने की आवाज के साथ उसे खोल दिया। गंध तीखी और रासायनिक थी जो कमरे की खट्टी गंध को चीर रही थी। उसने कूड़ेदान से गत्ते के एक टुकड़े पर थोड़ा सा पदार्थ निचोड़ा। ये दानेदार टूथपेस्ट जैसा लग रहा था। क्लैंप अजीब था। वह मैकेनिज्म को समझने की कोशिश में उलझ गया। दरवाजे के फ्रेम के टूटे हुए हिस्से पर उसे ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा था। न्यूरल इंटरफेस पर धुंधली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। यहाँ दबाव डालें, क्लैंप के जबड़े यहाँ संरेखित करें। लेकिन कांपते हाथों से आंतरिक आरेख को वास्तविक रूप में उतारना एक अलग ही चुनौती थी। क्लैंप का पेंच कसते हुए टूटी हुई लकड़ी को पकड़े रखने की कोशिश में वह झुक गया और उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। लकड़ी चरमरा उठी। उसके माथे पर पसीना आ गया, जो बारिश की बची हुई नमी में मिल गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना माथा पोंछा। उसकी आस्तीन का खुरदुरा कपड़ा सूखे रस के दाग में फंस गया। धीरे धीरे कसें, आसपास की लकड़ी में दरार पड़ने से बचें, इंटरफेस ने शांत भाव से सलाह दी। तुम्हारे लिए कहना आसान है, एस ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया और पेंच को थोड़ा और घुमाया। टुकड़े धीरे धीरे आपस में चिपकने लगे और बीच का गैप असमान रूप से भरने लगा। ये पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन टिका हुआ था। इसके बाद बारी आई फिले की। उंगली से भरना उसे घिनौना लग रहा था, पर उसके पास पुट्टी नाइफ नहीं थी। उसने खुरदुरा पेस्ट उठाया और उसे दरारों में ठूंस दिया, गहराई तक भरकर, सबसे खराब किरचों पर भी चिकना कर दिया। काम बहुत गंदा हो गया था। हल्के भूरे रंग के धब्बे उसकी उंगलियों, लकड़ी और क्लैंप के किनारे पर लग गए थे। ये बहुत बुरा लग रहा था, किसी छोटे बच्चे के आर्ट प्रोजेक्ट जैसा। मन में शंका घर कर गई।
क्या माइक इसे स्वीकार करेगा? फिलर का प्रयोग पर्याप्त है। सैंडिंग से पहले सूखने के लिए समय चाहिए, इंटरफेस ने सौंदर्यशास्त्र से अप्रभावित रहते हुए बताया। एस ऊबड़ खाबड़ बिस्तर के किनारे पर धंस गया और अपने गंदे हाथों को अपनी पहले से ही फटी हुई जीन्स पर पोंछने लगा। उसने अपने कामचलाऊ मरम्मत कार्य को घूर कर देखा। क्लैंप दरवाजे से चिपके धातु के कीड़े जैसा लग रहा था। भराई में भी गांठें थीं। उससे रसायनों की बदबू आ रही थी। उसकी जेब में 76 सेंट भारी लग रहे थे। नीली घड़ी चमक रही थी। धन समेकन जारी है। उसे इंतजार करना था और उम्मीद रखनी थी। थकान और भय के कारण वह शायद सो गया था। न्यूरल इंटरफेस की हल्की सी आवाज़ से वह चौंक कर जाग गया। फिलर अच्छी तरह से सूख गया है। अब सैंडिंग शुरू करें। खड़े होते ही उसका शरीर दर्द से कराह उठा। उसकी हर मांसपेशी दुख रही थी। उसने सैंडपेपर की एक पतली सी शीट उठाई। वह हल्की सी लग रही थी। उसने उसे सूखे फिलर पर रगड़ना शुरू किया। धूल उड़ने लगी, जिससे उसकी नाक में गुदगुदी हुई और उसे खांसी आ गई। ये धीमा और थकाऊ काम था। खुरदुरा सैंडपेपर असमान सतह पर अटक रहा था। उसने सबसे उभरे हुए हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें जितना हो सके चिकना करने की कोशिश की। धूल हर चीज पर जम गई, उसके कपड़ों पर, कालीन पर, जूस के दाग पर। कमरे में अब लकड़ी के बुरादे और रसायनों की गंध आ रही थी, जो पुरानी खट्टी गंध के ऊपर जम गई थी। आखिरकार वह रुक गया। काम आसान नहीं था, देखने में भी अच्छा नहीं था, लेकिन दरार भर गई थी। लकड़ी के टुकड़े हल्के भूरे रंग के पेस्ट के नीचे दबे हुए थे। क्लैंप ने जमने के दौरान उसे थामे रखने का अपना काम बखूबी किया था। उसने सावधानी से पेंच ढीला किया और जंग लगे क्लैंप को हटा दिया। फ्रेम अपनी जगह पर टिका रहा। उसने डेडबोल्ट को जांचा, वह बस थोड़ी सी रगड़ के साथ अपनी जगह पर लग गया। काम कर रहा था, बस किसी तरह। उसने औजार, खाली फिलर ट्यूब और धूल से सना सैंडपेपर इकट्ठा किया। 1 घंटा बीत चुका था। अब माइक का सामना करने का समय था। वह लंगड़ाते हुए, हाथों में औजार लिए, वापस दफ्तर की ओर चल पड़ा। माइक ने ऊपर देखा। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। एस ने क्लैंप और सैंडपेपर आगे बढ़ाया। हो गया, ये टिका रहेगा, ताला काम करता है। माइक कुछ नहीं बोला। वह खड़ा हुआ और कमरा नंबर 7 की ओर गलियारे में चल पड़ा। एस उसके पीछे पीछे गया। उसका दिल फिर से जोर से धड़क रहा था। माइक ने मरम्मत का जायजा लिया। उसने अपनी मोटी उंगली से खुरदुरे, हल्के भूरे रंग के फिलर पर हाथ फेरा। फिर उसने कुंडी को कुछ बार खोलकर और बंद करके देखा। उसने पैच के पास दरवाजे पर दबाव डाला। कुंडी मजबूती से लगी रही। कोई आवाज नहीं आई। उसने एस की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी गंभीर था। बिल्कुल बेकार लग रहा है। एस का पेट गुड़गुड़ाने लगा, लेकिन मोलभाव करने की उसकी कला जागृत हुई और न्यूरल इंटरफेस ने उसे हिसाब बता दिया। एस ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, रात के 2 बजे काम करना अच्छा लगता है। इससे तुम्हारे $50 और कल का सिरदर्द बच गया। बढ़िया, जैसा हमने तय किया था। माइक उसे काफी देर तक देखता रहा। फिर धीरे से उसने अपनी पुरानी पैंट की जेब में हाथ डाला। उसने एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला और उसमें से 2 मुने हुए $20 के नोट निकाले। उसने उन्हें आगे बढ़ाते हुए कहा, $40। जैसा तय हुआ था, कलाकारी के लिए टिप की उम्मीद मत करना। एस को राहत की एक तीखी और मीठी लहर महसूस हुई। उसने नोट ले लिए। असली नकदी, भारी। माइक की जेब से निकले गर्म नोट। धन्यवाद माइक, अपनी ही गड़बड़ को ठीक कर रहे हो, माइक ने ऑफिस की ओर मुड़ते हुए कहा। थोड़ी देर सो जाओ, दरवाजा ठीक से बंद होना चाहिए। वह रुका और बोला, और अपना ध्यान रखना, दीख भूलने वाला नहीं है। एस ने $20 के 2 नोट कसकर पकड़ लिए। अपने 76 सेंट के साथ मिलाकर उसके पास $40.76 हो गए। काफी, जरूरत से भी ज्यादा। कमरा नंबर 7 में वापस आकर खट्टी हवा लगभग सहने लायक लग रही थी। उसने बिस्तर की खस्ता हालत को नजरअंदाज कर दिया। उसे एक और काम करना था। उसके दिमाग में न्यूरल इंटरफेस का नक्शा चमक उठा। क्विक कैश ATM। आधा मील दूर, शांत, बारिश से धुली सड़कों से होते हुए। डी के कहीं भी हो सकता था, लेकिन उसे सिस्टम से नकदी चाहिए थी। वह चुपके से रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। $40 और 76 सेंट का बोझ उसे सुकून दे रहा था। चलना तनावपूर्ण था। हर परछाई एक संभावित खतरा लग रही थी। कूल्हे का दर्द लगातार बना हुआ था, लेकिन न्यूरल इंटरफेस एक शांत प्रैरी की तरह उसकी चेतना के परिधि पर नजर रख रहा था, उसकी इंद्रियों को तेज कर रहा था। उसने ATM बूथ को एक प्रकाश स्तंभ की तरह देखा। अंदर जानी पहचानी गुनगुनाहट सुनाई दी। उसने अपना कार्ड डाला, पिन टाइप किया, अन्य लेन देन चुना, न्यूरल इंटरफेस द्वारा दिए गए कोड को टाइप किया, एक्सेस कोड 8T2R9P। मशीन से घरघराहट की आवाज आई। नोट बाहर निकले। $97। सिस्टम के $500, जिसमें से $3 की फीस कट गई थी। असली नकद। उसने उसे उठाया और माइक के $40 में मिला दिया। उसके पास $137.76 हो गए। इतने पैसे उसके पास सदियों से नहीं थे।
उसने नोटों की मोटी गड्डी को अपनी जेब में गहराई तक ठूंस दिया। उसका वजन अविश्वसनीय था, भारी भरकम, एक ढाल, एक जीवन रेखा। वह नाइट आउल की ओर वापस चला। अब वह पहले जितना लंगड़ा नहीं रहा था। डीके का डर अब भी मौजूद था, एक ठंडी सी बेचैनी, लेकिन उसकी जेब में मौजूद नकदी की ठोस वास्तविकता और उसके दिमाग में व्याप्त शक्ति की शांत गूंज के नीचे वह दब गई थी। जैसे ही उसने कमरा नंबर 7 के क्षतिग्रस्त लेकिन काम करने योग्य दरवाजे को पीछे से बंद किया, नीले रंग के शब्द तेजी से चमके, फिर गायब हो गए। धन समेकन पूर्ण। बिखरी हुई संपत्तियों को सुलभ आरक्षित निधि में समेकित किया गया। बोनस $10 शून्य अमेरिकी सेंट सिस्टम फंड जमा कर दिया गया। न्यूरल इंटरफेस चुपचाप अपडेट हो गया। सिस्टम फंड $510 शून्य अमेरिकी सेंट। एस बिस्तर के किनारे पर धंस गया। गद्दे की खुरदरी बनावट उसे मामूली सी झुंझलाहट दे रही थी। उसने नोटों का मोटा गट्ठा निकाला। माइक के 2 $20 के नोट, सिस्टम से मिला एक $97 का नोट। उसने उन्हें हिलते डुलते नाइट स्टैंड पर समेट दिया। 76 सेंट का नोट उनके बगल में एक विनम्र रक्षक की तरह पड़ा था। वह घायल था, थका हुआ था और अब भी उस घटना से परेशान था। लेकिन वह कंगाल नहीं था, वह बेबस नहीं था। उसके पास सचमुच पैसा था। उसके दिमाग में सिस्टम की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चल रही थी। वह डीके से बच निकला था। उसने एक दरवाजा ठीक कर दिया था। बाथरूम के नल से टपकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। लेकिन आज रात यह आवाज़ निराशा से ज्यादा पल गिनने जैसी लग रही थी। उस पल को गिनना जब वह इस घुटन भरे कमरे को पीछे छोड़ सके। उस पल को गिनना जब वह इस पैसे, इस ताकत का इस्तेमाल करके उस दुनिया में वापस कदम रख सके जिसने उसे बाहर निकाल दिया था। उसने अपनी कमीज पर लगे रस के दाग को देखा, जो हल्की रोशनी में लकड़ी की धूल की पतली परत के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। यह इस बात का निशान था कि वह कहाँ था, न कि उस जगह का जहां वह जा रहा था। उसके पास $137.76 नकद, सिस्टम में $510, दिमाग में एक न्यूरल इंटरफेस और बाहर मंडराती मुसीबतों का अंबार था। लेकिन अपार्टमेंट 3B के बाद पहली बार एस को निराशा या भय के अलावा किसी और भावना का हल्का सा आभास हुआ। यह जमीन जैसा महसूस हुआ, उसके पुराने स्नीकर्स के नीचे ठोस जमीन। अब निर्माण शुरू करने का समय आ गया था। चैप्टर 13। नाइट स्टैंड पर पड़े हुए मुड़े तुड़े नोट कोई बहुत बड़ी दौलत तो नहीं थे, लेकिन एस ने लंबे समय से इतनी बड़ी रकम नहीं पकड़ी थी। 2 $20 के नोट, एक $50 का नोट, एक $20 का नोट, एक $5 का नोट, 2 $1 के नोट और 99 सेंट के गीले सिक्के मिलाकर कुल $137 और 76 सेंट बनते थे। इन पैसों के अलावा उसके दिमाग में धुंधली सी चमक रही थी, उसके सिस्टम फंड $510 शून्य अमेरिकी सेंट। एस ने अपनी उंगली सबसे बड़े नोट $50 के नोट पर फिराई। यह असली था, छूने लायक था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका अपना था। कमरा नंबर 7 की खट्टी गंध भी उस कागज से चिपकी संभावनाओं की शुद्ध खुशबू को फीका नहीं कर सकती थी। उसने ध्यान से पैसों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें कसकर मोड़ दिया। गद्दे के नीचे नहीं रखा, बहुत आसानी से दिख जाता। उसने नोटों की गड्डी को अपनी सबसे कम फटी हुई जीन्स की जेब में गहराई तक ठूंस दिया, जिसका वजन उसकी जांघ पर एक आरामदायक सहारे की तरह लगा। न्यूरल इंटरफेस उसके दिमाग में एक शांत इंजन की तरह धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, एस ने फुसफुसाते हुए कहा। खामोश कमरे में उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसने अपनी थकी हुई आंखों को मला। अब मैं क्या करूं? उसे सिर्फ अगले 1 घंटे तक जिंदा नहीं रहना था, उसे एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो डेग जैसे अगले खतरे से भी आगे तक काम आए। सिस्टम ने आज्ञा का पालन किया। नीले रंग का टेक्स्ट चमकने लगा। उद्देश्य, आय का स्थायी स्रोत स्थापित करना। सुझाया गया तरीका, स्थानीय सेवा प्रदान करने के लिए अर्जित कौशल, बुनियादी मरम्मत, मोलभाव का उपयोग करें। स्थानीय मान का विश्लेषण किया जा रहा है। नाइट आउल मोटल और उसके आसपास के गंदे वातावरण का एक मानसिक मानचित्र उसकी दृष्टि पर छा गया। टिमटिमाते हुए निशान दिखाई दिए। अपार्टमेंट 3C, श्रीमती गैबल, रसोई के नल से पानी टपक रहा है। अनुमानित शुल्क $25 - $40। बोडेगा, क्विक स्टॉप, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अटक गया है। अनुमानित शुल्क $20 - $30 जोड़ एक्सचेंज की संभावना। लॉन्ड्रोमेट, साड्स एंड डड्स, दोषपूर्ण ड्रायर -3, अनुमानित शुल्क $30 - $50। एक मिस्त्री। एस ने अपने हाथों पर नजर डाली। छिले हुए पो, अंगूठे पर लाल निशान और हाथों की सिलवटों में जमी गंदगी। उसे औजारों की जरूरत थी। उसके पास बस माइक का जंग लगा हुआ क्लैंप, लकड़ी भरने वाली ट्यूब का खाली टुकड़ा और सैंडपेपर का एक छोटा सा टुकड़ा था। यह कोई पूरा टूल किट नहीं था। औजारों में पैसे लगते हैं, एस ने धीरे से कहा, सच्चाई का एहसास होते होते। उसने $137.76 वाली जेब पर हाथ फेरा। अचानक जेब छोटी लगने लगी। अभी तो मुझे छोटे से शुरू करना होगा, लेकिन मुझे अभी शुरू करना होगा। उन्होंने सबसे नज़दीकी पहचान चिन्ह पर ध्यान केंद्रित किया। अपार्टमेंट 3C, श्रीमती गैबल। न्यूरल इंटरफेस ने मोटल में सुनी गई गपशप से कुछ अंश उपलब्ध कराए। बुजुर्ग महिला।
अकेले रहती हैं, शोर और प्लम्बिंग की शिकायत करती हैं। एक गहरी सांस लेकर एस ने अपना सस्ता फ़ोन उठाया जिसकी बैटरी 15% पर टिमटिमा रही थी और कमरा नंबर 7 से बाहर निकल गया। मरम्मत किया हुआ दरवाज़ा घिसटता हुआ बंद हुआ और कुंडी एक संतोषजनक आवाज़ के साथ अपनी जगह पर लग गई। उसके पुराने स्नीकर्स के नीचे उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन ठोस हो। अपार्टमेंट 3C ऑफिस से थोड़ी ही दूर गलियारे में था। एस ने दस्तक दी, शांत गलियारे में उसकी आवाज़ तेज सुनाई दी। कुछ देर बाद एक पतली सी चेन से बंधा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। भूरे बालों से घिरी एक नीली नम आंख ने बाहर झांका। जी, आवाज़ पतली और सतर्क थी। कौन है? श्रीमती गैबल, मेरा नाम एस है। मैं हॉल के दूसरी तरफ कमरा नंबर 7 में रहता हूँ, एस ने धीमी और विनम्र आवाज़ में कहना शुरू किया। मैंने सुना है कि आपके नल से पानी टपक रहा है। शायद रसोई में। न्यूरल इंटरफेस ने मुख्य शब्दों को सूक्ष्मता से उजागर किया। ठीक करें। जल्दी। उचित। आंखें सिकुड़ गईं। किससे सुना? माइक से। वो मोटा ताज़ा आदमी कभी कुछ ठीक नहीं करता जब तक कि छत उसके सिर पर न गिर जाए। बस हॉल में लोगों की बातें सुन लीं, बस इतना ही, एस ने ईमानदारी से कहा। मैं यहाँ छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में आज रात ही मैंने अपने टूटे हुए दरवाजे का फ्रेम ठीक किया है। उसने हॉल में कमरा नंबर 7 की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं आपके नल को देख सकता हूँ? देखने में कुछ खर्च नहीं होगा। श्रीमती गैबल हिचकिचाईं, फिर जंजीर खुल गई। उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया, जिससे एक छोटा सा अपार्टमेंट दिखाई दिया जिसमें कपूर और हल्की चाय की गंध आ रही थी। वह दुबली पतली थीं, एक फीके फूलों वाले हाउसकोट में लिपटी हुई थीं। रसोई घर पीछे है। वह टपकता हुआ पानी रात भर टपकता रहता है, दिन भर टपकता रहता है। मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा खासा पानी भी बर्बाद करता है। वह एक तरफ हट गईं और अपने पतले हाथ से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। देखो क्या दिखता है। ऐसा अंदर आया। रसोई घर तंग था, सब कुछ पुराना और थका हुआ लग रहा था। टूटे हुए सिंक के ऊपर लगे नल से लगातार प्लिंक 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 की आवाज़ आ रही थी, जो नीचे रखे एक दागदार मग में गिर रहा था। न्यूरल इंटरफेस ने जूम करके विश्लेषण किया। नल का प्रकार, मानक संपीड़न। समस्या, वॉशर घिसा हुआ। संभावित आवश्यक उपकरण, समायोज्य रिंच प्रतिस्थापन वॉशर। अनुमानित मरम्मत समय 15-30 मिनट। एस ने नल के हैंडल के निचले हिस्से की ओर ध्यान से इशारा करते हुए समझाया, लगता है वॉशर घिस गया है। इसे बदलना पड़ेगा। सही पुर्जा मिल जाने पर यह काम काफ़ी आसान हो जाएगा। इतना आसान? श्रीमती गैबल ने चिढ़कर कहा। मैंने पिछले हफ्ते खुद ही इसे कसने की कोशिश की थी। बस रिसाव और बढ़ गया। एक आदमी आया जो खुद को मिस्त्री कहता था, उसने इसे देखने के लिए $40 मांगे। 40। एस को मोलभाव करने की कला का एहसास हुआ। वह कीमत को लेकर बहुत नाराज थी। उसने कुछ हल निकालने का प्रस्ताव रखा। वैसे वॉशर की कीमत तो बस $1-2 ही है। अगर मैं अभी आपके लिए इसे ठीक कर दूं, एक नए वॉशर के साथ, तो काम के लिए $20 कैसे रहेंगे? उसने अपनी सांस रोक ली। $20 उसे पहाड़ की तरह लग रहे थे। क्या ये बहुत ज़्यादा थे? श्रीमती गैबल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी निगाहें उसके फटे पुराने कपड़ों, बाहों पर पड़े खरोंचों और बालों में चिपकी धूल पर टिकी थीं। बेटे, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कूड़ेदान में किसी गली की बिल्ली से लड़ाई हार कर आए हो। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम पाइपों से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? एस ने एक हल्की, उम्मीद भरी मुस्कान दी। मुझे यकीन है, महोदया, मैंने इससे भी बुरी चीज़ें कम संसाधनों से ठीक की हैं। उसने धीरे से अपनी कनपटी पर हाथ फेरा। मुझे चीज़ों को सुझाने का हुनर है। उसने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज़ सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। ठीक है, इस टपकन को ठीक करो। अगर यह पूरी तरह बंद हो जाए तो मैं तुम्हें $20 दूंगी। अगर बस टपकना कम हो जाए तो $10। और अगर तुमने मेरी रसोई में पानी भर दिया, तो तुम्हें मुझे एक पोछा और एक दुआ देनी होगी। ठीक है, एस ने राहत भरी सांस लेते हुए जल्दी से कहा। मुझे बस जल्दी से हार्डवेयर स्टोर जाकर वॉशर लाने हैं। बस 5 मिनट, कसम से। मैं अभी वापस आता हूँ। वह लगभग दौड़ते हुए बाहर निकला। न्यूरल इंटरफेस ने पहले ही नज़दीकी हार्डवेयर स्टोर का रास्ता मैप कर दिया था। 2 ब्लॉक दूर एक तंग सी दुकान, जिसका नाम बड्स बिट्स एंड बोल्ट्स था। उसने सिस्टम के कीमती पैसों में से थोड़ा सा $1.50 लेकर अलग अलग तरह के वॉशर का एक छोटा सा पैकेट खरीदा। उसके असली पैसे उसकी जेब में ही रहे। हर एक पैसा मायने रखता है। 3C में वापस आकर श्रीमती गैबल दरवाजे से उस पर पैनी नज़र रख रही थी, जब वह सिंक के पास घुटनों के बल बैठा था। न्यूरल इंटरफेस ने शांत और सटीक ढंग से उसके हाथों का मार्गदर्शन किया। सिंक के नीचे पानी की आपूर्ति के वाल्व को दक्षिणावर्त घुमाएं। पैकिंग नट को ढीला करने के लिए रिंच का उपयोग करें। सटेम असेंबली को सावधानीपूर्वक हटाएं। घिसा हुआ, चपटा वॉशर दिख रहा है। इसे नए साइज 3 वॉशर से बदलें। सब कुछ उल्टे क्रम में फिर से जोड़ें। कसकर टाइट करें, लेकिन जोर न लगाएं।
खरोंचों और सुन्नापन के बावजूद उसके हाथ सिस्टम के मार्गदर्शन में आश्चर्यजनक रूप से सहजता से चल रहे थे। उसने धीरे धीरे पानी की आपूर्ति फिर से चालू की। आधार के आसपास कोई रिसाव नहीं था। उसने हैंडल घुमाया, पानी सुचारू रूप से बहने लगा। उसने उसे बंद कर दिया। मौन, कोई झंझनाहट नहीं। अरे बाप रे, मुझे तो धोखा हो गया, श्रीमती गैबल ने धीरे से कहा, पास आकर सिंक पर झुकते हुए। ये रुक गया, बस यूं ही टपकना बंद हो गया। बस एक नई वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, जैसा मैंने सोचा था, ऐसने अपनी जीन्स पर हाथ पोंछते हुए कहा और अपने गर्व को छिपाने की कोशिश की। उसने कुछ ठीक कर दिया था। उसने इसके लिए सचमुच पैसे कमाए थे, उसके अपने पैसे। वह काउंटर पर रखे कुकी के डिब्बे की ओर बढ़ी, उसमें से 10 और 5 का नोट निकाला, फिर झिझकी और 5 और डाल दिए। 20, तुमने ये कमाए हैं, कूड़ेदान की बिल्ली। उसके पतले होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। हो सकता है मेरे घर के पीछे एक खिड़की हो जो हवा चलने पर ऐसे खड़खड़ाती हो जैसे उसमें चमगादड़ घुस गए हों। कभी भी कमरा नंबर 7 का दरवाजा खटखटा देना, ऐसने कीमती नोट जेब में रखते हुए कहा। अब उसके पास $157.76 नकद थे। वॉशर के लिए $1.50 सिस्टम से मिले थे। अब उसके पास कुल मिलाकर मुनाफा था। उसे लगा जैसे उसने वाकई में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। मुझे देखकर खुशी होगी। वह गलियारे में वापस चला गया। उसकी जेब में $20 गर्म और ठोस थे। सिस्टम से हल्की सी आवाज आई। आय का स्रोत स्थापित, मामूली मरम्मत कार्य। प्रतिष्ठा, नाइट आउल मोटर स्थानीय, जोड़ 5%। धन $157 और 76 सेंट अमेरिकी डॉलर। नकद $508 और 50 सेंट अमेरिकी डॉलर। सिस्टम। वह बाहर निकलने की ओर बढ़ा। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। कुछ खाने का समय हो गया था। शायद अगली बार दुकान के फ्रिज में कुछ ढूंढूं। जैसे ही उसने भारी सामने का दरवाजा खोला, कोई और अंदर आ रहा था, जो एक बड़े गत्ते के डिब्बे को उठाने में संघर्ष कर रहा था। धड़ाम। उफ, माफ कीजिए, एस पीछे की ओर लड़खड़ा गई। दूसरी व्यक्ति, किताबों से भरा एक बक्सा लिए हुए एक युवती, भी लड़खड़ा गई। बक्सा खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक गया। अरे, मेरी गलती, एस ने अचानक कहा और सहज ही डिब्बे को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ एस के हाथों से छू गए। उसकी त्वचा गर्म थी और कॉफी व कागज की हल्की सी खुशबू एस के शरीर में फैल गई। नहीं, बिल्कुल मेरी गलती है। वह खिलखिलाती हंसी हंस पड़ी। उसकी हंसी थोड़ी सांस फूलने जैसी थी। उसने भारी बक्से पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे उसका चेहरा दिखाई दिया, जो पोनीटेल से निकलती हुई उलझी हुई काली चोटियों से घिरा हुआ था। उसकी तेज, समझदार भूरी आंखें उससे मिलीं, जिनमें मस्ती और माफी का भाव झलक रहा था। उसने जीन्स, एक फीकी सी बैंग टी शर्ट और कमर पर बंधा हुआ एक पुराना सा कैनवास का एप्रन पहना हुआ था, जिस पर पेंट या कॉफी के दाग लगे हुए थे। टेढ़ी मेढ़ी पिन पर लगे नेम टैग पर लिखा था एवलिन। ऐसे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। न्यूरल इंटरफेस ने केवल एक नीरस टिप्पणी दी। व्यक्ति, महिला, लगभग 20 वर्ष की आयु, भार 15-20 पाउंड, निकास में संभावित बाधा। ठीक है, हाँ, एस ने धीरे से कहा। अचानक उसे अपनी गंदी हालत, जूस का दाग और लकड़ी की धूल का एहसास हुआ। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। पहले तुम जाओ। शुक्रिया। एवलिन ने उसे एक और झटपट मुस्कान दी और डिब्बा फिर से उठा लिया। आज शिफ्टिंग का दिन है। खैर, इस डिब्बे को शिफ्ट करने का दिन तो है ही। गाड़ी में ऐसे ही 6 और डिब्बे पड़े हैं। उसने गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा। अपार्टमेंट 2A, शायद फिर मिलेंगे। एस, उसने किसी तरह कहा। मैं कमरा नंबर 7 में हूँ। एवलिन, उसने कराहते हुए बक्से को खिसकाते हुए जवाब दिया। प्यारे नाइट आउल में आपका स्वागत है। एस, भारी बक्से को दरवाजे से अंदर ले जाते हुए और गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसकी मुस्कान थोड़ी व्यंग्यात्मक थी। एस कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, उसे वजन के साथ थोड़ी परेशानी का सामना करते हुए देखता रहा। न्यूरल इंटरफेस की धीमी गूंज फिर से सुनाई दी, जिसने उसे दुकान के माकर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उन चमकीली, हंसती हुई आंखों की छवि उसके मन में बसी रही। उसने अपनी जेब में रखे पैसों को छुआ। $157.76। उसे औजारों की जरूरत थी। उसे खाने की जरूरत थी। उसने सड़क की ओर देखा, फिर वापस उस हॉल की ओर जहां एवलिन गायब हो गई थी। एक हल्की, अनपेक्षित गर्माहट उसके अंदर फैल गई, जो पैसों की राहत से अलग थी। शायद आज रात मैं सबसे सस्ते नूडल्स न खाऊं। उसने ये हक कमाया था। उसने दरवाज़ा खोला और सुबह की हल्की रोशनी में बाहर कदम रखा। इस मुलाकात ने उसके पैरों के नीचे की ठोस जमीन में एक अजीब, अनपेक्षित परत जोड़ दी। नाइट आउल के बाहर की दुनिया अभी भी खतरनाक लग रही थी, लेकिन पहली बार ये संभव भी लग रही थी। और शायद, बस शायद, थोड़ी और दिलचस्प भी। चैप्टर 14। नाइट आउल से बाहर निकलते ही एस के चेहरे पर ढलती सुबह की धूप की गर्माहट महसूस हुई, जो पिछली रात की उमस भरी ठंड से बिल्कुल अलग थी। उसकी जेब में रखे $157.76 असली, कमाए हुए उसे कवच की तरह लग रहे थे।
न्यूरल इंटरफेस धीमी आवाज में बज रहा था। उसका नक्शा अभी भी एक ब्लॉक दूर स्थित बोडेगा क्विक स्टॉप मार्कर को हाईलाइट कर रहा था, जिस पर लिखा था रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जाम है। अनुमानित शुल्क $20-30 जोड़ संभव अदला बदली। तारांकन। उसके पेट से जोरदार आवाज़ आ रही थी। पहले खाना। वह जानता था कि पेट भरा होने पर वह ज़्यादा साफ सोच सकता है और दुकान का काम निपटाने के लिए एकाग्रता ज़रूरी थी। सिस्टम का दुकान मार्कर चमक रहा था, लेकिन उसकी अपनी भूख ज़्यादा जोर से और तुरंत महसूस हो रही थी। सड़क पर आगे जाकर उसने एक गिरवी की दुकान और एक कपड़े धोने की दुकान के बीच एक छोटा गंदा सा ढाबा देखा, मैगीज़ नुक्कड़। न्यूरल इंटरफेस ने कोई विश्लेषण नहीं दिया, बस उसके बजट की कड़वी सच्चाई दिखाए। सस्ता और पेट भरने वाला खाना ही उसकी प्राथमिकता थी। उसने दरवाज़ा खोला, ऊपर एक घंटी बज उठी। अंदर की हवा में चिकनाई, कॉफ़ी और पुराने विनाइल की तेज़ गंध फैली हुई थी। कुछ थके हारे लोग काउंटर पर या टूटी फूटी सीटों पर बैठे थे। हल्के लाल बालों वाली और फ्लो नाम की नेमटैग पहने एक वेट्रेस ने काउंटर पहुंचते हुए ऊपर देखा। कहीं भी बैठ जाओ प्यारे, उसने बिना किसी कठोर भाव के कहा। उसकी नज़रें उसके कपड़ों पर घूमी, धूल और रस के हल्के दाग पर ठहर गईं, लेकिन उनमें कोई आलोचना नहीं थी, बस लंबी ड्यूटी की थकान झलक रही थी। एस खिड़की के पास एक बूथ में बैठ गया। विनाइल सीट उसकी जीन्स से थोड़ी चिपक गई। उसने सिर्फ से चिपचिपा एक लैमिनेटेड मेनू उठाया। कीमतें कम देखकर उसे राहत मिली। उसने जल्दी से विकल्पों पर नज़र डाली और बुनियादी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया, अंडे, टोस्ट और कॉफ़ी। ये सरल विकल्प थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, सस्ते थे। फ्लो एक गिलास पानी लेकर आए। तुम क्या खाना चाहोगे प्यारे? उसने अपने एप्रन से एक छोटी सी नोटबुक निकालते हुए पूछा। जी हाँ धन्यवाद, एस ने कहा। क्या मुझे 2 अंडे, सफ़ेद टोस्ट और एक कॉफ़ी मिल सकती है? काली कॉफ़ी। 2 अंडे, सफ़ेद टोस्ट, काली कॉफ़ी, फ्लो ने लिखते हुए दोहराया। मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। वह चली गई। उसके स्नीकर्स लिनोलियम पर चरमराते हुए सुनाई दिए। एस ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उन्हें मेज के नीचे छिपा लिया। उसने खाने के बिल और थोड़ी सी टिप के लिए पैसे गिनकर अलग रख दिए। $157.76 में से शायद $5 कम, फिर भी ठीक है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर अब चहल पहल थी। लोग काम पर जा रहे थे, सामान पहुंचाया जा रहा था। एक सामान्य दुनिया चलती हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अजनबी दर्शक हो, अपनी मेहनत से हासिल की गई स्थिरता के छोटे से द्वीप पर बैठा हो। उसका खाना जल्दी आ गया। अंडे एकदम सही तरह से पके हुए थे, टोस्ट पर मक्खन लगा हुआ था और वह कुरकुरा था, कॉफ़ी गर्म और कड़क थी। उसने धीरे धीरे खाया, हर निवाले का स्वाद लेते हुए। कई दिनों तक भटकने और डर के बाद ये साधारण सा काम भी उसे किसी विलासिता से कम नहीं लगा। न्यूरल इंटरफेस शांत रहा, मानो उस पल का सम्मान कर रहा हो, या शायद ऊर्जा बचा रहा हो। जैसे ही उसने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और जर्दी को साफ किया, सिस्टम से हल्की सी आवाज आई। प्राप्त पोषण जोड़ 2% स्टेमिना रिकवरी। सिफारिश कार्य के अवसर के लिए बोडेगा के क्विक स्टॉप पर जाएं। ठीक है, अब काम पर वापस चलते हैं। एस ने खाने के बिल और $1 टिप के लिए पर्याप्त पैसे मेज पर छोड़ दिए, फिर थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए धूप में बाहर निकल गया। क्विक स्टॉप की दुकान अपने आसपास के माहौल की तरह ही बेहद गंदी थी। खिड़कियों पर सोडा और लॉटरी टिकटों के फीके पड़ चुके पोस्टर लगे थे। अंदर काफी तंग और ठंडा था, अलमारियां जरूरी सामान से भरी हुई थीं। काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र का एशियाई व्यक्ति खड़ा था, जिसके बाल झड़ रहे थे और आंखें तेज थीं। वह एस को अंदर आते हुए देख रहा था। उसके नाम के टैग पर मिस्टर चेन लिखा था। एस पास आया, मोलभाव करने की कला धीरे से सक्रिय हो गई। माफ कीजिए श्रीमान चेन, मैंने सुना है कि आपके फ्रिज का दरवाज़ा अटक रहा है। श्री चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सुना? किससे सुना? उनकी आवाज़ में सतर्कता थी। एस ने स्पष्ट लेकिन आत्मविश्वास से कहा, बात फैल जाती है। मैं छोटे मोटे काम कर देता हूँ। आज सुबह मैंने नाइट आउल में मिसेस गैबल के टपकते नल को ठीक किया। क्या मैं आपका फ्रिज देख सकता हूँ? देखने का कोई शुल्क नहीं है। श्री चेन ने श्रीमती गैबल की तरह ही कुछ पल तक उन्हें गौर से देखा और उनके हाव भाव का जायजा लिया। पीछे वाला बड़ा रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। उन्होंने दुकान के पिछले हिस्से में रखे एक बड़े, गुनगुनाते हुए कमर्शियल रेफ्रिजरेटर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। ये ग्राहकों को परेशान करता है। इससे कारोबार को नुकसान होता है। क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? एस ने पूछा। श्री चेन ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। आगे बढ़ो, देखो तुम्हें क्या लगता है। एस फ्रिज के पास गया। दरवाज़ा भारी था और जैसा कि उम्मीद थी, वह आधा खुला ही अटक गया था। उसे पूरी तरह खोलने के लिए जोर से खींचना पड़ा। न्यूरल इंटरफेस ने स्कैन किया। उपकरण, वाणिज्यिक रेफ्रिजरेटर। समस्या, कब्जे का गलत संरेखण, घिसी हुई गैस्केट सील संभावित। आवश्यक उपकरण, स्क्रूड्राइवर, फिलिप्स स्नेहक वैकल्पिक। अनुमानित मरम्मत समय 10-20 मिनट।
एस ने ऊपर वाले कब्जे की ओर इशारा करते हुए समझाया, लगता है कब्जा थोड़ा मुड़ा हुआ है, या शायद दरवाजे के चारों ओर की रबर सील घिस गई है और अटक रही है। शायद इसे बस थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है या कब्जे की पिन पर थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगाने की। अगर मुझे एक स्क्रूड्राइवर मिल जाए तो ये झटपट ठीक हो जाएगा। श्री चेन ने हल्की सी आवाज़ निकाली। उन्होंने काउंटर के नीचे हाथ डालकर एक पुराना फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर निकाला। अगर तुम इसे ठीक कर दो और बढ़िया से काम करने लायक बना दो तो शायद $20। उन्होंने एस के दुबले पतले शरीर को देखा। या लगता है तुम्हें खाने की ज़रूरत है। क्या हम खाने के बदले इसे दे सकते हैं? मोलभाव करने की कला में निखार आया। एस विकल्पों पर विचार करने लगा। औजारों के लिए नकदी बेहद ज़रूरी थी, लेकिन भोजन सबसे तत्काल आवश्यकता थी। प्रतिष्ठा का क्या? $20 बहुत बढ़िया रहेंगे, श्रीमान चेन, एस ने कहा। लेकिन क्या आप एक सैंडविच भी दे सकते हैं? अगर ठीक हो तो। ये थोड़ा ज़बरदस्ती जैसा लगा, लेकिन मैगी के अंडों के बावजूद उसके पेट ने उसे याद दिलाया कि दोपहर का भोजन मिलना तय नहीं है। श्री चेन ने सोचा, फिर एक बार सिर हिलाया। इसे ठीक से बना दो। $20 और एक सैंडविच। अपनी पसंद का, लेकिन कोई फैंसी डीलक्स सैंडविच नहीं। ठीक है, एस ने झट से कहा। उसने स्क्रूड्राइवर उठा लिया। न्यूरल इंटरफेस ने उसके हाथों को निर्देशित किया, कब्जे के स्क्रू को थोड़ा ढीला करो। दरवाजे को धीरे से उठाकर सही जगह पर लाओ। स्क्रू को कसकर टाइट करो। मूवमेंट चेक करो। कब्जे के पिन पर थोड़ी मात्रा में लुब्रिकेंट अगर उपलब्ध हो लगाओ। श्री चेन चुपचाप एस को काम करते हुए देखते रहे। कुछ ही मिनटों में सावधानीपूर्वक समायोजन हो गया। एस ने दरवाज़ा कई बार खोला और बंद किया। अब वह बिना अटके आसानी से खुल बंद हो रहा था। बस अब ठीक है। श्री चेन चलकर आए, दरवाज़ा कई बार खोला और बंद किया, उसका वजन और गति जांची। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, एकदम सही। वे काउंटर के पीछे वापस गए, कैश रजिस्टर से 2 10-10 के नोट निकाले और उन्हें आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने सैंडविच कूलर की ओर इशारा किया। ठीक है, अपना सैंडविच चुन लो। एस ने राई ब्रेड पर बना हुआ, देखने में बड़ा सा हैम और चीज़ का सैंडविच चुना। धन्यवाद, श्रीमान चेन, मैं आपका आभारी हूँ। श्री चेन ने फिर सिर हिलाया। आपने इसे जल्दी ठीक कर दिया। आप अच्छा काम करते हैं। अगर यहाँ और कुछ खराब हो जाए तो क्या आप वापस आएंगे? बिल्कुल, एस ने नकदी जेब में रखते हुए और लिपटे हुए सैंडविच को पकड़े हुए कहा। अब उसके पास $177.76 थे, साथ ही दोपहर का खाना भी। सिस्टम ने सूचना दी। कार्य पूर्ण हुआ। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जाम करना। प्रतिष्ठा, स्थानीय व्यवसाय, प्रारंभिक जोड़ 3%। धन $177.76 अमेरिकी डॉलर। नकद $508.50 अमेरिकी डॉलर। सिस्टम प्राप्त। भोजन सैंडविच। वह सड़क पर वापस आ गया, हाथ में सैंडविच का हल्का सा वजन उसे अच्छा लग रहा था। उसने सोचा कि नाइट आउल वापस जाकर आराम से सैंडविच खाए और अपनी अगली चाल की योजना बनाए। अब उसकी प्राथमिकता औजार थे, बुनियादी औजार। सिस्टम उसका मार्गदर्शन कर सकता था, लेकिन उसे भौतिक साधनों की ज़रूरत थी। जैसे ही वह मोटल के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने एवलिन को फिर से देखा। इस बार वह कोई डिब्बा नहीं लिए थी, बल्कि एक बड़े लटकते हुए गमले के पौधे से जूझ रही थी जो गमले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके गाल और एप्रन पर मिट्टी के धब्बे लगे थे। क्या आपको मदद चाहिए? एस ने बिना ज्यादा सोचे समझे पूछा। वह आगे बढ़ा और लड़खड़ाते हुए पौधे को सहारा दिया। एवलिन ने थोड़ा चौंक कर ऊपर देखा, फिर उसे पहचान आ गई। एस, अरे हाँ, धन्यवाद। ये लड़का सोच रहा है कि वह जंगल एडवेंचर के लिए ऑडिशन दे रहा है। उसने अपनी पकड़ ठीक की। मैं बस उसे गलियारे में गंदगी फैलाए बिना 2A तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। मिल गया, एस ने भारी गमले का भार उठाते हुए कहा। उन्होंने सावधानी से गमले को दरवाजे से होते हुए गलियारे से बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, एवलिन ने अपार्टमेंट 2A के बाहर उसे रखते हुए हल्की सी सांस फूलते हुए कहा। उसने अपने हाथों से धूल झाड़कर अपने एप्रन पर गिराई, फिर उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें एक पल के लिए उसकी कमीज पर टिक गईं। तुम, ओह, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर पहले लकड़ी के पुट्टी से तुम्हारा सामना हुआ हो, है ना? उसने उसकी आस्तीन पर चिपकी धूल और पुराने जूस के दाग के पास हल्के धब्बे की ओर इशारा किया। एस ने अचानक शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीचे देखा। ओह हाँ, हाँ, मुझे आज सुबह एक टूटा हुआ दरवाजे का फ्रेम ठीक करना पड़ा, उसने सहजता से समझाने की कोशिश की। शायद काम का एक हिस्सा। एवलिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैंडीमैन एस, ये तो कमाल का हुनर है। उसने अपने एप्रन की जेब में हाथ डाला और एक थोड़ा मुड़ा हुआ बिजनेस कार्ड निकाला। उस पर द ग्राइंड हाउस लिखा था, साथ में एक स्टाइलिश कॉफ़ी कप बना था और नीचे हाथ से एवलिन लिखा था। मैं यहाँ काम करती हूँ, कभी आना। पहली कॉफ़ी मेरी तरफ से। इसे पौधों को बचाने और हाँ, दरवाज़ों को ठीक रखने के लिए धन्यवाद समझो। उसकी मुस्कान सच्ची थी। एस ने कार्ड ले लिया। सस्ते कागज़ का वह टुकड़ा उसे अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण लगा।
शुक्रिया एवलिन, मैं शायद ऐसा ही करूं। उसने कार्ड को अपने पैसों के बगल में जेब में रख लिया। जंगल के बाकी हिस्से को काबू करने के लिए शुभकामनाएं। तुम भी आज और दरवाजों से मत उलझना। उसने हल्का सा हाथ हिलाया और पौधा लेकर अपने अपार्टमेंट में चली गई। अपना सैंडविच खोलते हुए कमरे नंबर 7 की ओर वापस चलने लगा। उस मुलाकात ने उसे अजीब तरह से खुश कर दिया था। उसने दरवाजा खोलते हुए सैंडविच का एक बड़ा टुकड़ा खाया। सिस्टम ने फिर से सिग्नल दिया, इस बार और भी जोर से। उद्देश्य अद्यतन, बुनियादी उपकरण किट प्राप्त करें। अनुमानित लागत $45 - $75 अमेरिकी डॉलर। सिफारिश हाबा हार्डवेयर 0.8 मील। प्राथमिकता दें। द्वितीयक उद्देश्य व्यक्तिगत भरण पोषण। अवलोकन, वर्तमान पहनावा पेशेवर कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं है और प्रतिष्ठा वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। सिफारिश साफ सुथरे और काम के लायक कपड़े खरीदें। अनुमानित लागत 20 - 40 अमेरिकी डॉलर। ने दरवाजा बंद करते हुए खुद को नीचे देखा। धूल, मैल, जूस का जिद्दी दाग, घिसी हुई हथकड़ियां। एवलिन की कही बात उसके कानों में गूंज रही थी। न्यूरल इंटरफेस सही था। अगर वह चाहता था कि लोग उसे गंभीरता से काम पर रखें, तो वह ऐसे दिखना जारी नहीं रख सकता था जैसे किसी कूड़ेदान से लड़ाई हार गया हो। अब उसके पास पैसे थे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बुनियादी जरूरतों के लिए काफी थे। उसने सैंडविच खत्म किया। इस साधारण भोजन ने उसके हौसले को और मजबूत कर दिया। औजार और कपड़े, यह कोई भव्य काम नहीं था, लेकिन ठोस प्रगति थी। उसके पैरों के नीचे की ठोस जमीन अब किसी नाजुक मिट्टी के टुकड़े जैसी नहीं, बल्कि एक छोटे, स्थिर चबूतरे जैसी लग रही थी। उसके पास $177.76 नकद थे। पहले हाबा हार्डवेयर, फिर शायद किसी सस्ते स्टोर से कुछ खरीदेगा। वह खड़ा हो गया। न्यूरल इंटरफेस ने हार्डवेयर स्टोर तक का रास्ता दिखाते हुए अपनी सहमति की हल्की सी आवाज निकाली। उसके पास एक योजना थी। उसके पास पैसे थे। उसके पास एक मुफ्त कॉफी मिलने की भी संभावना थी। उस गली के बाद पहली बार भविष्य सिर्फ अगले 1 घंटे को गुजारने जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक गली आगे है जहां उसे चलना है। बस रास्ते में गड्ढों से सावधान रहना था। चैप्टर 15। की जेब में नकदी के बगल में रखा द ग्राइंड हाउस का पुराना बिजनेस कार्ड किसी ताबीज की तरह लग रहा था। उसने अपनी धूल से सनी, जूस से सनी कमीज और फटी जीन्स पर नजर डाली। सिस्टम की सलाह उसके दिमाग में गूंज रही थी, साफ सुथरे, काम के लायक कपड़े खरीदें। अनुमानित लागत $20 40 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। ये व्यवहारिक सलाह थी जिसे एवलिन की सामान्य टिप्पणी ने और पुख्ता कर दिया था। कूड़े के ढेर से निकले हुए जैसे दिखने वाले इस व्यक्ति से वह एक भरोसेमंद कारीगर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकता था। लेकिन सबसे पहले औजारों की जरूरत थी। उद्देश्य प्राथमिकता, बुनियादी टूल किट खरीदें। अनुमानित लागत $45 75 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। न्यूरल इंटरफेस के नक्शे पर हाबा हार्डवेयर को नीले रंग के एक ठोस बिंदु के रूप में दिखाया गया था जो 0.8 मील दूर था। ने कमरा नंबर 7 का दरवाजा बंद किया। मरम्मत किया हुआ कुंडा आसानी से लग गया। उसने मोटल की पार्किंग और उसके आगे की सड़क पर नजर डाली। न्यूरल इंटरफेस की सूक्ष्म सतर्कता से उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गई थीं। डीके या उसके गुंडों का कोई निशान नहीं था। अभी तक तो नहीं, उसने सोचा। टूटे हुए दरवाजे के फ्रेम की याद उसके दिमाग में ताज़ा थी। वह चलने लगा। $177.76 का नोट उसकी जांघ पर एक सुकून देने वाला भार था। चलते चलते वह पुरानी ईंटों से बनी इमारतों, ऑटो रिपेयर की दुकानों और डिस्काउंट स्टोरों की कतारों के बीच से गुजरा। हवा में धुएं और तले हुए खाने की गंध फैली हुई थी। हाबा हार्डवेयर एक कोने में स्थित था जिसकी खिड़कियों पर सेल के पोस्टर लगे हुए थे। ने कांच के दरवाजों को धकेलकर एक विशाल कमरे में प्रवेश किया जो धातु, लकड़ी और पेंट की तेज गंध से भरा हुआ था। अलमारियों की कतारें पीछे की ओर फैली हुई थीं, जिन पर कीलों से लेकर आरी तक सब कुछ रखा हुआ था। एक 19 साल का लड़का जिसने चमकीली नारंगी रंग की बनियान पहनी हुई थी, काउंटर से टिका हुआ स्केटबोर्डिंग पत्रिका पढ़ रहा था। उसके नेम टैग पर चैड लिखा था। के पास आते ही चैद ने ऊपर देखा। हे वहाँ, सब ठीक है? उसकी आवाज़ दोस्ताना थी लेकिन थोड़ी उबासी भी थी। उम्मीद है, ने चारों ओर देखते हुए जवाब दिया। सामान की इतनी अधिकता देखकर वह अभिभूत हो गया। न्यूरल इंटरफेस ने कुछ खास गलियारों पर नीली रूपरेखा बनाकर मदद की। हाथ के औजार, फास्टनर, नापने के उपकरण। मुझे एक बेसिक टूल किट बनानी है। मैं अभी अभी कारीगरी के काम में शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, चैद ने पत्रिका नीचे रखते हुए कहा। शुरुआत करने के लिए बढ़िया जगह है। क्या आप पहले से तैयार होमोना किट के बारे में सोच रहे हैं या आप खुद बनाना चाहते हैं? सोचने लगा। एक तैयार किट शायद जल्दी मिल जाए, लेकिन उसमें शायद ऐसी चीजें शामिल हों जिनकी उसे अभी ज़रूरत नहीं है, जिससे खर्च बढ़ जाएगा। मुझे लगता है मैं खुद ही बना लूँगा। मुझे बस ज़रूरी चीज़ें चाहिए। अच्छा विचार है, चैद ने सिर हिलाया। उसने काउंटर से धक्का दिया। ठीक है, ज़रूरी चीज़ें, एक अच्छा हथौड़ा,
स्क्रूड्राइवरों का एक बढ़िया सेट, फिलिप्स और फ्लैट हेड दोनों साइज के दो एक एडजस्टेबल रिंच, प्लायर्स, लाइनमैन और नीडल नोज, एक टेप मेजर, एक यूटिलिटी नाइफ, एक लेवल, शायद एक छोटी आरी, और हाँ, एक बेसिक सॉकेट सेट भी काम आएगा। जैसे ही वे हैंड टूल वाले सेक्शन की ओर बढ़े, वह अपनी उंगलियों पर चीज़ों की गिनती करने लगा। एस ने ध्यान केंद्रित किया। न्यूरल इंटरफेस ने चैद की सूची की पुष्टि की और प्रत्येक वस्तु के बगल में अनुमानित मूल्य सीमाएं जोड़ दीं। इसने उसे मध्यम श्रेणी के टिकाऊ ब्रांडों की ओर सूक्ष्मता से निर्देशित किया, जिससे वह सबसे सस्ते और कमज़ोर विकल्पों से बच गया। उसने एक ठोस दिखने वाला 16 ऑन्स का हथौड़ा, $12.99 6 स्क्रूड्राइवर का सेट, $14.99 6 इंच का समायोज्य रिंच, $8.99 प्लायर्स का सेट, $11.99 25 फुट का टेप माप, $7.99 बदलने योग्य ब्लेड वाला एक यूटिलिटी चाकू, $5.99 और एक मजबूत 9 इंच का लेवल, $9.99 खरीदा। सॉकेट सेट खरीदते समय वह थोड़ा हिचकिचाया और कीमतों की तुलना करने लगा। चैद ने एस की झिझक देखी। सॉकेट सेट अभी शायद इंतजार कर सकता है, उसने कहा। ये बेसिक किट जिसे चुनने में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इससे तुम ज्यादातर काम बिना इसके कर पाओगे। उसने एस के हाथों में रखी चीज़ों को थपथपाते हुए कहा, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी सच में ज़रूरत कब पड़ेगी। अच्छा सुझाव है, एस ने राहत भरी सांस लेते हुए सहमति जताई। टैक्स से पहले कुल खर्च लगभग $72 हो चुका था। उसे अभी भी कपड़ों की ज़रूरत थी। उसने इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक छोटा, सस्ता धातु का टूल बॉक्स $8.99 भी खरीद लिया। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अच्छी शुरुआत, चैद ने कहा और उसे वापस रजिस्टर की ओर ले गया। उसने सब कुछ बिल में जोड़ा। टैक्स मिलाकर $81.47 बनते हैं। एस ने अपने नकदी के ढेर में से 4 $20 और 2 $1 के नोट सावधानीपूर्वक गिने। चैद ने उसे बाकी बचे पैसे $0.53 और एक रसीद वापस कर दी। एस ने औजारों को नए टूल बॉक्स में करीने से पैक कर दिया। उसका वजन अच्छा, ठोस लगा, संभावनाओं से भरा हुआ। सिस्टम ने संकेत दिया, उद्देश्य पूर्ण हुआ, बुनियादी उपकरण किट प्राप्त करें, वस्तु की गुणवत्ता मानक, टिकाऊपन पर्याप्त, धन $96.30 नकद, $508.50 सिस्टम। मदद के लिए धन्यवाद चैद, एस ने बक्सा उठाते हुए कहा। कोई बात नहीं, चैद ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका फिर से उठा ली। हैंडीमैन के काम के लिए शुभकामनाएं। हाबा हार्डवेयर से निकलते ही टूल बॉक्स एक घोषणा जैसा लगा। उसके पास औजार थे, पेशेवर औजार। अब सबसे मुश्किल काम था अपने निर्वासन की वर्दी बदलना। न्यूरल इंटरफेस ने नाइट आउल की ओर आधा मील पीछे थ्रिफ्ट टाउन में एक स्टोर का संकेत दिया। थ्रिफ्ट टाउन में हल्की हल्की धूल और कपड़े धोने की नरमी की महक आ रही थी। विशाल जगह में कपड़ों के रैक लगे थे, जिन्हें प्रकार और रंग के अनुसार छांटा गया था। एस बहुत असहज महसूस करते हुए पुरुषों के सेक्शन की ओर बढ़ा। उसे टिकाऊ और सादे कपड़े चाहिए थे, कुछ भी भड़कीला नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बेघर या टारगेट जैसा लगे। उसने बुनियादी कपड़ों पर ध्यान केंद्रित किया, मजबूत काम करने वाली पैंट और सादी कमीजें। उसे अपने नाप की गहरे नीले रंग की कार्गो पैंट मिल गई, जिसका कपड़ा मोटा था और हल्का सा फीका पड़ा हुआ था। $5.99। उसमें कई जेबें थीं, औजारों और छोटे पुर्जों के लिए काम की। फिर उसने 2 मजबूत लंबी आस्तीन वाली काम की कमीजें चुनी, एक गहरे भूरे रंग की और एक गहरे नीले रंग की, $4.99 प्रत्येक। वे सादी थीं लेकिन मजबूत दिखती थीं। उसने 2 सादी, घिसी पिटी लेकिन साफ टी शर्टें, $2.50 प्रत्येक, और ठंडे मौसम के लिए एक साधारण गहरे रंग की जिप वाली हुडी $7.99 भी ले ली। आखिर में उसने नए मोजों का एक पैकेट $3.99 और काम के दस्तानों की एक नई जोड़ी $4.99 ले ली, सुरक्षा के लिए ज़रूरी। उसने अंडरवियर नहीं खरीदा, उसे लगा कि सस्ते सामान की दुकान में ये बहुत ज़्यादा होगा। वह भी कुछ समय तक अपने पास मौजूद चीज़ों से ही काम चला लेगा। टैक्स से पहले कुल बिल $35.95 था। कैशियर, एक उम्रदराज महिला जिसकी आंखें दयालु थीं और बाल चमकीले बैंगनी रंग के थे, ने बिल बनाया। कुछ बढ़िया सामान मिला है बेटा, नई नौकरी शुरू कर रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही, एस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने $20 के 2 नोट दिए। मुझे थोड़ा और सलीके से दिखना होगा। तुम बहुत अच्छा करोगे, उसने स्नेहपूर्वक कहा और उसे उसके $4.05 वापस देते हुए कपड़ों को एक बड़े प्लास्टिक बैग में भर दिया। तुम्हें शुभकामनाएं। धन्यवाद, एस ने कहा। अप्रत्याशित दयालुता ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वह एक हाथ में औजारों का डिब्बा और दूसरे हाथ में कपड़ों का थैला लिए बाहर निकल गया। उसके पास अब सिर्फ $60.35 बचे थे, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अमीरी का एहसास हो रहा था। सिस्टम अपडेट हो गया, उद्देश्य पूर्ण हुआ, व्यक्तिगत भरण पोषण प्रारंभिक, पहनावा उपयुक्तता बेहतर, प्रतिष्ठा संशोधक, जोड़ 5% अनुमानित।
धन $60 35 अमेरिकी सेंट, नकद $508 50 अमेरिकी सेंट। सिस्टम। नाइट आउल तक वापस जाते समय का नज़ारा कुछ अलग ही था। औजारों का डिब्बा एक संदेश था, कपड़े एक वादा थे। वह सिर्फ गुजारा नहीं कर रहा था, वह कुछ बना रहा था। जब वह बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले एक छोटे जगमगाते कैफे द ग्राइंड हाउस के पास से गुजरा तो वह धीमा हो गया। उसने काउंटर के पीछे एवलिन को देखा, जो एक ग्राहक के साथ हंसते हुए बड़ी कुशलता से दूध को भाप दे रही थी। उसकी जेब में रखा बिजनेस कार्ड मानो गुनगुना रहा था। आज नहीं, उसने फैसला किया। उसे पहले अच्छे से साफ सफाई करनी थी, गंदगी धोकर नए कपड़े पहनने थे, फिर शायद वो कॉफ़ी के लिए तैयार हो पाता। ये विचार सिर्फ कैफीन के बारे में नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ठोस ज़मीन पर कदम रख रहा हो। वह बिना किसी परेशानी के नाइट आउल होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 7 में वापस आकर उसने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। उसने कपड़ों से भरा बैग ऊबड़ खाबड़ बिस्तर पर खाली कर दिया। कपड़ों में हल्की सी पुरानी चीज़ों की महक आ रही थी, लेकिन वे साफ थे। उसने अपने गंदे दागदार पुराने कपड़े उतार दिए और बिना सोचे समझे उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। छोटे सीलन भरे बाथरूम में शॉवर का प्रेशर कम था और पानी गुनगुना था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई पवित्र स्नान हो रहा हो। उसने धूल, चिकनाई, गली की बची हुई गंध और डर को रगड़ रगड़ कर धो डाला। गर्म पानी से उसके जख्मों में जलन तो हुई, लेकिन उसकी दर्द करती मांसपेशियों को आराम मिला। खुद को सुखाकर उसने नई गहरे भूरे रंग की काम वाली कमीज और नीली कार्गो पैंट पहनी। वे ठीक से फिट हो रही थीं, मजबूत और काम की लग रही थीं। उसने सिंक के ऊपर लगे धुंधले शीशे में खुद को देखा। शीशे में दिख रहा चेहरा पहले से ज्यादा पतला था, आंखों के नीचे अभी भी काले घेरे थे, लेकिन यह अपार्टमेंट 3B से निकाले गए उस लड़के का चेहरा नहीं था। यह उस आदमी का चेहरा था जो दरवाजे ठीक करता था, लीकेज रोकता था और अपने औजार खुद खरीदता था, जिसके पास जेब में $60.35 और सिस्टम में $508.50 थे, जिसके पास औजारों का डिब्बा था और सड़क के उस पार शायद मुफ्त कॉफ़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने औजारों का डिब्बा उठाया, उसका संतोषजनक वजन महसूस किया। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ आई। कोई ज़रूरी काम नज़र नहीं आया, बस तैयारी की एक शांत गूंज सुनाई दी। उसके पास बुनियाद थी, अब उसे अगला काम चाहिए था। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया, नया कपड़ा उसकी त्वचा पर सट गया और उसने मन ही मन अपने डिब्बे में रखे औजारों की सूची बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम चुपचाप हर चीज़ की पुष्टि कर रहा था। नल से पानी टपकने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन आज रात ये किसी मेट्रोनोम की तरह लग रही थी, जो कुछ नया बनाने की लय को गिन रही हो। चैप्टर 16। एस की नई गहरे भूरे रंग की काम की कमीज उसकी त्वचा पर अजीब लग रही थी, लेकिन साथ ही उसे आत्मविश्वास भी दे रही थी। उसने अपना हाथ अपनी नीली कार्गो पैंट पर फेरा, वे मजबूत थीं और उनकी खाली जेबें किसी भी काम के लिए तैयार लग रही थीं। टूल बॉक्स दरवाजे के पास रखा था, एक छोटा धातु का बना उपकरण जो उसकी क्षमता का वादा कर रहा था। सिस्टम की धीमी गूंज एक स्थिर पृष्ठभूमि ध्वनि थी, कोई ज़रूरी काम नहीं दिख रहा था, बस तैयारी थी। बाथरूम का नल अभी भी टपक रहा था, लेकिन अब ये कम परेशान करने वाला और एक नियमित ले जैसा लग रहा था जो उसकी नई शांति की भावना से मेल खा रहा था। उसके पास औजार थे, उसके पास साफ सुथरे काम के लायक कपड़े थे, उसके पास $60.35 नकद और सिस्टम में $508.50 थे, और उसकी जेब में एक बिजनेस कार्ड था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने धुंधले शीशे में आखिरी बार देखा। उसका चेहरा अब भी पतला था और आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। लेकिन अब हालात इतने निराशाजनक नहीं लग रहे थे, वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे पहले उसे पानी के गड्ढों में या नाइट आउल की गंदी खिड़की में अपना चेहरा दिखता था। अब यह है था चीज़ें ठीक करने वाला आदमी, औजारों का डिब्बा रखने वाला आदमी, वही आदमी जिसे एवलिन ने मुफ्त में कॉफ़ी पिलाई थी। संग्रह करने का समय आ गया है। उसने टूल बॉक्स उठाया, वह उसके हाथ में ठोस और स्थिर महसूस हुआ। वह कमरा नंबर 7 से बाहर निकला और मरम्मत किए गए दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। नाइट आउल के बाहर सुबह की हवा ठंडी थी, जिसमें शहर के धीरे धीरे जागने की हल्की आवाज़ें गूंज रही थीं। न्यूरल इंटरफेस का नक्शा धीरे से चमक रहा था, जो बस एक ब्लॉक दूर स्थित द ग्राइंड हाउस को उजागर कर रहा था। कल की सरसरी नज़र में कैफ़े जितना चमकीला और साफ सुथरा था, आज उससे कहीं ज़्यादा साफ सुथरा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, जिससे अलग अलग रंग की लकड़ी की मेज़ें और कुर्सियां जगमगा रही थीं। हवा में भुनी हुई कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई थी और किसी मीठी चीज़ के पकने की महक भी। कुछ शुरुआती ग्राहक लैपटॉप या अखबार लेकर बैठे थे। काउंटर के पीछे एवलिन एस्प्रेसो मशीन को साफ कर रही थी, आज उसकी काली चोटियां करीने से बंधी हुई थीं। दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बजते ही उसने ऊपर देखा। पहचानते ही उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, फिर उसकी नज़र उसके नए कपड़ों और औजारों के डिब्बे पर पड़ी। वाह, देखो तो सही, कौन सज धज कर तैयार हुआ है, उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। उसने अपनी कोहनियां काउंटर पर टिका दीं।
हैंडीमैन एस ड्यूटी पर हाजिर हो या सिर्फ कैफीन के लिए हाजिर हो? ज्यादातर कैफीन की वजह से, एस ने जवाब दिया और टूल बॉक्स को सावधानी से अपने पैरों के पास रख दिया। उसे थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, लेकिन उसने उसे दबा दिया। दरअसल मैं उस मुफ्त कॉफ़ी के ऑफर का फ़ायदा उठाने आया हूँ। इसे ऑर्डर कर दिया गया है, एवलिन ने सीधे खड़े होते हुए कहा। क्या चाहिए? हम सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही नहीं बनाते, तुम्हें पता है। वैसे तुम मुझे एकदम पक्के ब्लैक टाइप के आदमी लगते हो। आप सही कह रहे हैं, एस ने स्वीकार किया। बस एक बड़ी काली कॉफ़ी कृपया। बस अभी लाती हूँ, उसने एक बड़ा कागज़ का कप उठाते हुए कहा। वह बड़ी कुशलता से काम करते हुए कॉफ़ी बीन्स पीसने लगी, पोर्टाफिल्टर लगाने लगी और एस्प्रेसो बनाना शुरू कर दिया। गाढ़ा गहरा तरल कप में बहने लगा। तो उसने कप में कॉफ़ी गिरते हुए देखते हुए कहा, क्या तुमने दरवाजे से लड़ाई जीत ली? या उसने शान से हार मान ली? एस ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसने हार मान ली। माइक को खुश रखने के लिए ये काफ़ी हद तक एकजुट रहा। फिलहाल के लिए माइक का खुश होना एक छोटा सा चमत्कार है, एवलिन हंस पड़ी। उसने कप में कॉफ़ी भरकर ढक्कन लगा दिया। ये लीजिए, एक बड़ी काली कॉफ़ी मेरी तरफ से। पड़ोस में आपका स्वागत है। उसने कप को काउंटर पर सरका दिया। शुक्रिया एवलिन, सचमुच। उसने प्याला उठाया, वह उसके हाथों में गर्म था, सुगंध गहरी और मनमोहक थी। मैं आपका आभारी हूँ। कोई बात नहीं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। यहाँ किसी नए चेहरे को देखकर अच्छा लगा जो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं आया है। खासकर ऐसा चेहरा जो चीज़ें ठीक करता हो। वह थोड़ी देर रुकी, सोच में पड़ गई। दरअसल आपको पता है क्या, तेज हवा चलने पर मेरे अपार्टमेंट की खिड़की खड़खड़ाती है। क्या आप कभी एक बार देख सकते हैं? जाहिर है, मैं पैसे दे दूंगी। एस को एक वास्तविक अवसर का आभास हुआ। बिल्कुल, बस मुझे बता दीजिए कि आपके लिए कौन सा समय सुविधाजनक रहेगा। कमरा नंबर 7 या? उसने अस्पष्ट रूप से इशारा किया। या फिर मैं हॉल में चिल्ला सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सच में, शायद इस हफ्ते के अंत में। मैं सुबह की शिफ्टों में बहुत व्यस्त हूँ। अच्छा लगा, एस ने सिर हिलाया। उसने कॉफ़ी का एक घूंट धीरे से पिया। कॉफ़ी कड़क और कड़वी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे चाहिए थी। जब भी फुर्सत मिले दस्तक दे देना। ठीक है, एवलिन ने कहा। एक ग्राहक काउंटर के पास आया। कर्तव्य पुकार रहा है। एस, कॉफ़ी का आनंद लें। फिर से धन्यवाद, उसने अपना टूल बॉक्स उठाते हुए कहा। उसने उसे हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया और सुबह की रोशनी में बाहर निकल आया। कप की गर्माहट उसके हाथों में फैल रही थी। ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, ये जुड़ाव था, ये स्वीकृति थी। सिस्टम ने हल्की सी आवाज़ की। सामाजिक संपर्क सकारात्मक। स्थानीय प्रतिष्ठा नाइट आउट ग्राइंड हाउस जोड़ 7%। उसने एक और घूंट लिया, उसका स्वाद लेते हुए महसूस किया कि कैफीन उसकी इंद्रियों को तेज कर रहा है। न्यूरल इंटरफेस मानचित्र थोड़ा चमक उठा, जिससे उसे अनसुलझे माकर की याद आ गई। लॉन्ड्रोमैट, सड्स एंड डड्स, खराब ड्राई -3, अनुमानित शुल्क $30 -$50। ये पास ही था, ग्राइंड हाउस से बस थोड़ी ही दूरी पर। काम पर होने का समय। सड्स एंड डड्स नाम के अनुरूप ही था, एक व्यवहारिक जगह जहां कपड़े धोने की मशीनों की गड़गड़ाहट और ड्राई की धमक गूंज रही थी। हवा में नमी थी और डिटर्जेंट व गर्म रुई की महक फैली हुई थी। कसकर परम किए हुए भूरे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला डिटर्जेंट के डिब्बों से भरे काउंटर के पीछे बैठी एक मोटी रोमांटिक उपन्यास पढ़ रही थी। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, प्रबंधक डोरिस। ड्रायर नंबर 3, एक बड़ी औद्योगिक दिखने वाली मशीन निष्क्रिय पड़ी थी जबकि बाकी मशीनें पास में ही चल रही थीं। उसके सामने टेढ़े मेढ़े तरीके से हाथ से लिखा हुआ खराब का बोर्ड चिपका हुआ था। एस काउंटर के पास पहुंचा। डोरिस ने ऊपर देखा, अपने चश्मे के ऊपर से झांकते हुए। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाय, एस ने अपना टूल बॉक्स नीचे रखते हुए कहा। मैंने देखा कि ड्रायर नंबर 3 खराब है। मैं आस पड़ोस में छोटे मोटे मरम्मत का काम करता हूँ। आज सुबह मैंने मिस्टर चेन का फ्रिज ठीक किया था। क्या मैं आपके ड्रायर को देख सकता हूँ? सिर्फ जांच करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। डोरिस ने उसे देखा, फिर उसके औजारों के डिब्बे को, फिर उसके साफ सुथरे व्यवहारिक कपड़ों को। तुम वही लड़के हो जिसके बारे में श्रीमती गैबल बात कर रही थी, जिसने उनका नल ठीक किया था? हाँ, वो मैं ही हूँ, एस ने पुष्टि की। डोरिस ने आह भरी और रसीद पर अपना पृष्ठ अंकित किया। उस खराब ड्रायर ने 1 महीने से मेरा सिर फोड़ रखा है। मरम्मत करने वाला तो सिर्फ आने के लिए ही $80 मांग रहा है, साथ में पुर्जों का भी। हद है। वह खड़ी हो गई, कमर पर बंधी चेन में चाबियां खनक रही थीं। ठीक है, चलो देख लो, लेकिन अगर तुमने इसे और खराब कर दिया तो तुम्हें मुझे नया खरीदना पड़ेगा। उसका लहजा थोड़ा रूखा था, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक झलक थी। वह उसे ड्रायर नंबर 3 के पास ले गई और सामने का सर्विस पैनल खोला। एस ने पैनल को खोल दिया। अंदर तारों, बेल्टों और हीटिंग तत्वों का एक जाल था, जो रुई की एक पतली परत से ढका हुआ था। न्यूरल इंटरफेस ने स्कैन किया। उपकरण
वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ड्रायर। समस्या, ड्राइव बेल्ट टूटा हुआ संभावित। दूसरी समस्या, वेंट में लिंक जमा होने की संभावना। आवश्यक उपकरण, स्क्रूड्राइवर, फिलिप्स रिंच सेट यदि बेल्ट टेंशन समायोजन की आवश्यकता हो, टॉर्च वैकल्पिक। अनुमानित मरम्मत समय 20-40 मिनट। लगता है ड्रम को घुमाने वाली मुख्य बेल्ट टूट गई है, इसने अंदर पड़ी एक घिसी पिटी टूटी हुई रबर की पट्टी की ओर इशारा करते हुए समझाया। शायद बस एक नई बेल्ट की ज़रूरत है। जब मैं यहाँ हूँ तो वेंट नली में रुई के जमाव की भी जांच कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्मी हो सकती है और बेल्ट जल्दी घिस सकती हैं। डोरिस ने अंदर झांका। एक बेल्ट, बस इतना ही। कितने का है? एक नई बेल्ट की कीमत शायद। एस ने तुरंत सिस्टम से स्थानीय पुर्जे आपूर्तिकर्ता का अनुमान पूछा। उद्धरण चिन्ह ... लगभग 10 से $15 होगी। मजदूरी, मान लीजिए $40। कुल मिलाकर 50, ज़्यादा से ज़्यादा $55 अगर बेल्ट महंगी हो या वेंट को अच्छी तरह साफ करने की ज़रूरत हो। डोरिस ने अपने होंठ चबाए। इसे ठीक करने के लिए $50। दूसरे मैकेनिक के आने से सस्ता है। ठीक है, कर दो, लेकिन तभी जब तुम इसे ठीक से ठीक करो, और काम पूरा होने पर मुझे पुरानी बेल्ट दिखा देना। ठीक है, एस ने कहा। उसने अपना टूल बॉक्स खोला। नया धातु का कुंडा संतोषजनक ढंग से खुल गया। उसने अपना फिलिप्स स्क्रूड्राइवर और टॉर्च निकाली। मुझे बेल्ट लेने के लिए सड़क के उस पार स्थित पुर्जों की दुकान पर जाना होगा। 10 मिनट में वापस आ जाता हूँ। एस ने अपना वादा निभाया और 15 मिनट बाद बेल्ट की कीमत $12.99 थी। वापस आकर काम पर लग गया। न्यूरल इंटरफेस ने उसे निर्देश दिए। ड्रम एक्सेस पैनल हटाओ, मोटर और आइडलर पुली के आसपास जमा हुई गंदगी साफ करो, नई बेल्ट लगाओ, उसे मोटर पुली, आइडलर पुली और ड्रम पर सही ढंग से घुमाओ। ज़रूरत पड़ने पर तनाव समायोजित करो। पैनल वापस लगाओ, वेंट होज कनेक्शन की जांच करो और बड़ी रुकावटें दूर करो। तंग जगह में काम करना मुश्किल था और उसकी नई कमीज पर जल्दी ही रुई और गंदगी के धब्बे लग गए, लेकिन वह व्यवस्थित तरीके से काम करता रहा। डोरिस पास की एक तह कुर्सी पर बैठकर उसे देखती रही। उसकी किताब वहीं पड़ी रह गई। आखिरकार एस ने सर्विस पैनल बंद किया, ड्रायर को दोबारा प्लग में लगाया और स्टार्ट बटन दबाया। ड्रम धीमी, हल्की आवाज के साथ घूमने लगा। गर्म हवा बहने लगी। हाँ, डोरिस खिलखिला कर बोली। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। तुमने कर दिखाया। वह खड़ी हुई और दरवाजे की कुंडी जांची। मजबूत, गर्म हवा आ रही है। बढ़िया। वह वापस काउंटर की ओर चली गई। एस उसके पीछे पीछे आया। उसने कैश रजिस्टर खोला। $50 तुमने कहा था। एस ने पुष्टि की। 50 में मजदूरी और बेल्ट दोनों शामिल हैं। डोरिस ने 2 20 और 1 10 के नोट गिने। ये लो, और तुमने इसे मेहनत से कमाया है बच्चे। बहुत जल्दी भी। वह थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, वॉशर नंबर 4 में कुछ गड़बड़ है। स्पिन साइकिल के दौरान उसमें से खटखट की आवाज़ आती है। क्या तुम अगले हफ्ते कभी इसे सुनना चाहोगे? एस ने पैसे जेब में रखते हुए कहा। मुझे खुशी होगी। उसके पास अब $110.35 हो गए थे। बस मुझे बता देना कब। ठीक है। डोरिस ने सिर हिलाया और अपनी कुर्सी और किताब की ओर वापस बढ़ने लगी। अब जाओ, मुझे पढ़ना है। एस ने अपना टूल बॉक्स उठाया और वापस फुटपाथ पर आ गया। सुबह की धूप गर्म थी। उसने अपनी अब गुनगुनी हो चुकी कॉफ़ी का एक लंबा घूंट लिया। सिस्टम ने सिग्नल दिया। कार्य पूर्ण हुआ। दोषपूर्ण ड्रायर #3। प्रतिष्ठा, स्थानीय व्यवसाय अच्छे और बुरे दोनों जोड़ 1%। धन $110 35 अमेरिकी सेंट। नकद $508 50 अमेरिकी सेंट। सिस्टम आय का स्रोत स्थापित, घरेलू उपकरण मरम्मत। उसने औजारों के डिब्बे पर नजर डाली, फिर अपनी नई कमीज पर लगी हल्की सी गंदगी को देखा। अब वह एकदम नई नहीं थी। वह एक काम की कमीज थी जिस पर एक अच्छे काम के निशान थे। उसने एक ड्रायर ठीक किया था। उसके पास एक और काम तय था। उसके पास एवलिन की बनाई कॉफ़ी थी। उसकी जेब में $100 से ज़्यादा नकद थे। वह नाइट आउल की ओर वापस चलने लगा। चलते हुए ड्रारों की लयबद्ध धप 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 की आवाज़ उसके पीछे फीकी पड़ती जा रही थी। उसकी जगह उसके अपने कदमों की स्थिर, दृढ़ ध्वनि और उसके मन की शांत, आत्मविश्वास भरी गूंज सुनाई दे रही थी। अगला ब्लॉक केवल चलने का इंतजार नहीं कर रहा था, वह मरम्मत का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 17। ठीक किए गए ड्रायर की लयबद्ध धप 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 की आवाज़ इसके पीछे फीकी पड़ गई। जब वह नाइट आउल की ओर वापस चल रहा था, दोपहर की धूप उसके कंधों को गर्म कर रही थी। उसकी नई गहरे भूरे रंग की कमीज पर लगी हल्की सी गंदगी अब उसे गर्व का प्रतीक लग रही थी, गरीबी का नहीं। उसका टूल बॉक्स आराम से उसकी कमर पर झूल रहा था, जिसका वजन उसकी क्षमता की निरंतर याद दिला रहा था। $110.35 नकद। सिस्टम में $508.50। एवलिन की मेहरबानी से मिली एक मुफ्त कॉफ़ी उसके हाथों को गर्म कर रही थी। और लॉन्ड्रोमेट में एक और काम भी तैयार था। कमरा नंबर 7 में वापस आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और टूल बॉक्स को सावधानी से नीचे रख दिया। हल्की गर्म कॉफ़ी भी उसे अच्छी लग रही थी।
उसने अपने पैसे निकाले और डोरिस के $50 भी उसमें मिला दिए। कुल $110.35 हो गए। यह एक ठोस रकम थी, एक वास्तविक राशि जो उसने अपनी मेहनत और सिस्टम के मार्गदर्शन से कमाई थी। उसे सिस्टम के और फंड की ज़रूरत थी। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आए और उसने आधा मील दूर स्थित परिचित क्विक कैश एटीएम का पता दिखाया। पैदल यात्रा शांत रही, उसकी इंद्रियां सतर्क थीं, लेकिन उसे डेके का कोई निशान नहीं मिला। एटीएम बूथ के अंदर कार्ड डालते ही जानी पहचानी घरघराहट और खटखटाहट की आवाज़ आए। उसने अपना पिन टाइप किया, अन्य लेन देन चुना और सिस्टम द्वारा दिया गया कोड दर्ज किया, एक्सेस कोड 8T2R9P। नोट बाहर निकले, $97। सिस्टम द्वारा जमा की गई राशि में से शुल्क घटा दिया गया था। उसने इसे अपने नोटों में मिला लिया। $207.35 नकद। एक बड़ी बढ़ोतरी। सिस्टम ने चुपचाप अपडेट किया, सिस्टम फंड $411.50 अमेरिकी डॉलर। उसने पैसे अपनी कार्गो पैंट की जेब में गहराई से रख लिए। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आए, वित्तीय उपलब्धि, उपलब्ध नकदी ग्रेटर दैन $200 अमेरिकी डॉलर। सिस्टम तालमेल बोनस, बुनियादी मरम्मत कौशल में जोड़ 5% दक्षता। सिफारिश, बड़े अवसरों के लिए धन को समेकित करें। कार्यकुशलता बोनस से उसके मन में एकाग्रता में सूक्ष्म सुधार हुआ, जैसे उपकरणों के साथ काम करते समय सिस्टम का मार्गदर्शन थोड़ा और स्पष्ट हो गया हो। उपयोगी, वह वापस चल पड़ा। जेब में अतिरिक्त वजन से उसे गहरा सुकून मिला। वह एक छोटी सी किराने की दुकान पर रुका और अपनी जेब से कुछ डॉलर खर्च करके ज़रूरी सामान खरीदा। एक सस्ती रोटी, पीनट बटर, सेब का एक पैकेट और पानी की एक बड़ी बोतल। बुनियादी ज़रूरतें, लेकिन भरोसेमंद। वह बचत कर रहा था। कमरा नंबर 7 में दोपहर का बाकी समय शांति से बीता। उसने अपने औजारों की दोबारा सूची बनाई। सिस्टम चुपचाप हर वस्तु और उसके सर्वोत्तम उपयोग की पुष्टि कर रहा था। उसने सिस्टम द्वारा सुझाए गए बुनियादी कार्यों का अभ्यास किया, टेप से सटीक दूरी मापना, रिंच को समायोजित करना, विभिन्न पेंचों के सिरों को पहचानना। यह नीरस था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी हथियार को तराश रहा हो। नल से टपकती बूंदों की आवाज़ एक स्थिर, लगभग ध्यानमग्न करने वाली लय प्रदान कर रही थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसे एक पल के लिए घबरा गया। उसका हाथ सहज रूप से खुले टूल बॉक्स में रखे हथौड़े की ओर बढ़ा, इससे पहले कि न्यूरल इंटरफेस ने पैटर्न को पहचान लिया। पैटर्न पहचाना गया, एवलिन अपार्टमेंट 2A। वह थोड़ा शांत हुआ और दरवाजा खोल दिया। एवलिन वहां खड़ी थी। उसने ग्राइंड हाउस का एप्रन उतारकर फीकी जीन्स और बैंड की टी शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक कागज का थैला था जिसमें मसालों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। हे उम्मीद है बहुत देर नहीं हुई है। अभी अभी मेरी शिफ्ट खत्म हुई है। इस हवा के साथ खिड़कियों की खड़खड़ाहट से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसने अपने अपार्टमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, और मैं रात का खाना लाई हूँ। उसने थैला उठाया, कैफे से बचे हुए फलाफेल रैप्स अभी भी गर्म हैं। एस ने अपना टूलबॉक्स लेने के लिए एक तरफ हटते हुए कहा, अभी देर नहीं हुई है और डिनर का प्लान बढ़िया है। आप चलिए। अपार्टमेंट 2A छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग ही रौनक थी। हर खाली जगह पर किताबें बेतरतीब ढंग से रखी थीं, दीवारों पर रंग बिरंगी अमूर्त पेंटिंग टंगी थीं और कई बड़े बड़े सेहतमंद दिखने वाले पौधे कोनों की शोभा बढ़ा रहे थे। वादा किया गया मॉन्स्टेरा का पौधा एक बड़ी खिड़की के पास शान से बैठा था, जो हवा के हर झोंके के साथ जोर से खड़खड़ाती थी। एस उसे खिड़की के फ्रेम में हिलते हुए देख सकता था। यही वह है, एवलिन ने इशारा करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि जब तेज हवा चलेगी तो ये खुद ही हिलकर अलग हो जाएगी। एस ने अपना टूलबॉक्स खिड़की के पास रख दिया। चलिए देखते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं। उसने खिड़की के फ्रेम का निरीक्षण किया। ये पुरानी लकड़ी का बना था, थोड़ा मुड़ा हुआ। न्यूरल इंटरफेस ने स्कैन किया। समस्या, खिड़की का फ्रेम ढीला होना, वेदर स्ट्रिपिंग का घिस जाना। आवश्यक उपकरण, स्क्रूड्राइवर, फिलिप्स यूटिलिटी नाइफ, रिप्लेसमेंट वेदर स्ट्रिपिंग वैकल्पिक। अनुमानित मरम्मत समय 15-30 मिनट। एस ने इशारा करते हुए समझाया, मुख्य समस्या यह है कि सैश यानी हिलने वाला हिस्सा ट्रैक में ढीला है। छोटे रोलर या गाइड शायद घिस गए हैं, या ट्रैक को पकड़ने वाले पेंच ढीले हो गए हैं। किनारे पर लगी रबर की सील भी काफ़ी घिस गई है, जिससे हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती है और पूरा ढांचा और ज़्यादा हिलने लगता है। क्या आप सील बदले बिना कंपन को रोक सकते हैं? ये तो महंगा लग रहा है। एवलिन ने फलाफेल का पैकेट एक छोटी अव्यवस्थित मेज पर रखते हुए पूछा। एस ने अपना टूलबॉक्स खोलते हुए कहा, अभी के लिए मैं सब कुछ कस देता हूं और खिड़की के फ्रेम को स्थिर कर देता हूं ताकि वह खड़खड़ाहट न करे। इससे ज़्यादातर समस्या हल हो जाएगी। वेदर स्ट्रिपिंग लगाने से आवाज़ कम हो जाएगी और हवा का बहाव भी बेहतर तरीके से रुकेगा, लेकिन अभी खड़खड़ाहट रोकने के लिए यह ज़रूरी नहीं है। अगर आप बाद में लगाना चाहें तो एक रोल की कीमत $10-15 होगी। अभी के लिए सिर्फ कंपन रोकना ही काफ़ी है, एवलिन ने कहा। चलो यही करते हैं। एस काम पर लग गया।
उसने अपने फिलिप्स स्क्रूड्राइवर से फ्रेम में लगे मेटल विंडो ट्रैक के स्क्रू कसने शुरू किए। कई स्क्रू वाकई ढीले थे। उसने सैश रोलर्स को ध्यान से देखा, एक रोलर खुरदुरा लग रहा था और आसानी से नहीं घूम रहा था। उसने अपने यूटिलिटी नाइफ से ट्रैक और रोलर्स पर जमी गंदगी और पेंट के छोटे छोटे टुकड़े खुरचकर साफ किए, फिर अपने औजारों के लिए खरीदी गई छोटी बोतल से रोलर एक्सल पर तेल की एक बूंद डाली। उसने खिड़की को चलाकर देखा। अब वह पहले से काफ़ी कम हिल रही थी और ऊपर नीचे हो रही थी। अब हवा की दिशा आजमा कर देखो, उसने पीछे हटते हुए कहा। तेज हवा का झोंका इमारत से टकराया। खिड़की का शीशा थोड़ा सा कांपा, लेकिन पहले जैसी तेज खड़खड़ाहट नहीं हुई। बस शीशे पर हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। आपने इसे ठीक कर दिया, एवलिन ने राहत भरी आवाज में कहा। अब बहुत बेहतर है, सच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बैग उठाया। चलो, इन्हें ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वे किताबों और कला सामग्री से घिरी उसकी छोटी सी मेज पर बैठ गए। फलाफेल रैप्स बहुत स्वादिष्ट थे, कुरकुरे चने के गोले, मलाईदार ताहिनी, गर्मा गर्म पीटा ब्रेड में ताज़ी सब्जियां। एस को एहसास हुआ कि कितने लंबे समय से उसने किसी के साथ खाना नहीं खाया था। तो एवलिन ने खाते खाते कहा, तुम्हें बस चीज़ें ठीक करना आता है, जैसे सहज ज्ञान से, या तुमने किसी चिड़चिड़े बूढ़े उस्ताद बढ़ई के साथ प्रशिक्षण लिया था। एस ने सोच समझकर अपने शब्द चुने। सिस्टम धीमी आवाज में चलता रहा, कोई संकेत नहीं दिया, बस देखता रहा। शायद दोनों ही बातें हैं, उसने कहा, जो पूरी तरह झूठ भी नहीं था। मुझे हमेशा से चीज़ों के काम करने के तरीके को समझने में महारत हासिल रही है, उन्हें खोलकर फिर से जोड़ना। और हाल ही में, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सीखना पड़ा है। उसने जल्दी सीखने की ज़रूरत के बारे में विस्तार से नहीं बताया। एवलिन ने सिर हिलाया, उसकी पैनी नज़रें हर छोटी बड़ी बात पर टिकी थीं। खैर, यह एक बहुत ही उपयोगी हुनर है, खासकर यहाँ। आधी इमारतें तो धीरे धीरे ढहती हुई सी लगती हैं। उसने अपने अपार्टमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। इसीलिए यहाँ रचनात्मक अव्यवस्था फैली हुई है। खड़खड़ाती फर्श की मरम्मत करने से ज़्यादा आसान है किताबों का ढेर लगाना। वे कुछ देर तक शांति से भोजन करते रहे। एस की नज़र मेज़ पर खुली एक रेखाचित्र पुस्तिका पर पड़ी, जिसमें जटिल, कुछ हद तक अवास्तविक शहरी दृश्यों की चित्रकारी थी। क्या तुम चित्र बनाते हो? उसने रेखाचित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा। एवलिन थोड़ी शर्मिंदा दिखी। हाँ, बस यूं ही कुछ भी बना लेती हूँ। दिन भर कॉफ़ी परोसने के बाद इससे मुझे सुकून मिलता है, या जब खिड़की मुझे परेशान कर देती है। उन्होंने स्केचबुक बंद कर दी। ड्रायर ठीक करने जैसे काम तो बिल्कुल नहीं आते, एस ने ईमानदारी से कहा। मुझे तो यह व्यावहारिक लगता है। मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसे याद आया कि सिस्टम ने लियो की हंसी मिटा दी थी। कुछ चीज़ें पेंच से ठीक नहीं हो सकती। एवलिन ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा, उसके चेहरे पर विचारशील भाव थे। एस, तुम जानते हो, जो चीज़ें ठीक करता है, तुम नट बोल्ट से कहीं ज़्यादा गहराई से सोचते हो। एस कुछ देर रुका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके दिमाग में एक तेज घंटी बजी और साथ ही लाल रंग में चमकता हुआ टेक्स्ट दिखाई दिया। सिस्टम अलर्ट, सुरक्षा परिधि में सेंध का पता चला। स्थान, नाइट आउल मोटल, कमरा नंबर 7 के आसपास। खतरे का स्तर, मध्यम। संभावित शत्रु इकाई, डेके से संबद्ध। एस जम गया, उसका फलाफेल रैप उसके मुंह तक आधा ही पहुंचा था। कुछ पल पहले जो गर्माहट उसे महसूस हो रही थी, वो गायब हो गई। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी एड्रेनालाइन ने ले ली। उसकी नज़रें एवलिन पर टिक गईं। उसका शरीर तंग गया, हिलने के लिए तैयार। मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। वह तेजी से उठा, अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे धकेलते हुए, और अपना टूलबॉक्स उठाया। खाने के लिए धन्यवाद एवलिन, और खिड़की ठीक करने के लिए भी। वह पहले ही दरवाजे की ओर मुड़ चुका था। एवलिन के चेहरे से तनाव का भाव गायब हो गया और उसकी जगह चिंता का भाव आ गया। एस, क्या मुसीबत है? क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। मुझे जाना होगा, एस ने उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए पीछे मुड़कर कहा। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों की ओर भागा। टूलबॉक्स उसके पैर से टकरा रहा था। सिस्टम का रेड अलर्ट उसके दिमाग में किसी दबाव की तरह गूंज रहा था। जमीन एकदम फट गई थी। डीक वापस आ गया था। चैप्टर 18। एस की शांति का क्षण धुएं की तरह गायब हो गया। एवलिन के साथ भोजन साझा करने से मिली गर्मजोशी गायब हो गई, उसकी जगह डर की एक ठंडी लहर ने ले ली। सिस्टम की आपातकालीन चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। कमरा नंबर 7 के पास मुसीबत। डीक के आदमियों से खतरा। उसने रुककर कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। एस एवलिन की मेज से उछल पड़ा, जिससे उसकी कुर्सी पीछे की ओर गिर गई। मेरे कमरे में कुछ गड़बड़ है, उसने जल्दी से कहा, उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। उसने अपना औजारों का डिब्बा उठाया। खाने और खिड़की ठीक करने के लिए धन्यवाद। एवलिन के और सवाल पूछने से पहले ही वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। एस, क्या मुसीबत है? एवलिन ने चिंता से भरी आवाज़ में उसे पुकारा।
लेकिन एस पहले ही हॉल में दौड़ रहा था, भारी टूल बॉक्स उसके पैर से टकरा रहा था। सिस्टम का रेड अलर्ट उसके सिर पर दबाव की तरह महसूस हो रहा था। उसे जो सुरक्षा का एहसास होने लगा था वह गायब हो गया था। डीके उसे भूला नहीं था। एस सीढ़ियों के निकास से निकलकर नाइट आउल मोटल के पीछे वाली गली में आ पहुंचा। वह हाँफते हुए अचानक रुका और धुंधली जगह पर नजर दौड़ाई। उसकी नज़र तुरंत समस्या पर पड़ी। कमरा नंबर 7 के दरवाजे के पास 2 आदमी खड़े थे। एक आदमी, लंबा और दुबला पतला, सिर मुंडा हुआ, दरवाजे का हैंडल जोर से हिला रहा था, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आदमी, छोटा लेकिन मोटा, डेनिम जैकेट पहने हुए, पास ही में एक भारी धातु का लोहे का रॉड पकड़े पहरा दे रहा था। वे सख्त और क्रूर लग रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से डीके ने भेजा था। यह एक संदेश था, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। एस के न्यूरल इंटरफेस ने उसे तुरंत जानकारी दी। आदमी 1, लंबा पतला, संभावित हथियार लोहे की छड़। आदमी 2, छोटा ताकतवर, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका, ध्यान भटकाना। यह उसे यह नहीं बता रहा था कि वह लड़ाई जीत सकता है, बल्कि यह बता रहा था कि इस स्थिति में कैसे जीवित रहना है। वह उन्हें अपने कमरे में घुसने नहीं दे सकता था। उसका सारा सामान, उसका पैसा, उसके कीमती औजार, उसकी थोड़ी सी सुरक्षा, सब कुछ अंदर था। डर और गुस्से के मिले जुले भाव ने उसे ऊर्जा का एक जबरदस्त झटका दिया। उसने जानबूझकर अपना औजारों का डिब्बा एक बड़े धातु के कूड़ेदान के पास गिरा दिया। जमीन पर गिरने से जोरदार आवाज हुई जो ईंट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। दोनों पुरुषों ने अचानक हुई आवाज की ओर अपना सिर घुमाया। किसी को ढूंढ रहे हो? एस ने शांत स्वर में कहा। वह सीढ़ियों से दूर गली में और आगे बढ़ गया। इससे दोनों आदमी उसके कमरे के दरवाजे से मुंह मोड़कर उसकी ओर देखने लगे। उसने अपने हाथ खुले रखे और दिखाई दे रहे थे। लोहे की छड़ लिए हुए आदमी ने घिनौनी मुस्कान बिखेरी। वाह वाह! क्रोबार मैन ने एस की ओर एक कदम बढ़ाते हुए व्यंग्य किया। उसने क्रोबार को हल्के से घुमाया। देखो कौन आया है, डीक का छोटा सा प्रोजेक्ट। हम बस तुम्हारे लिए एक स्वागत उपहार छोड़ने वाले थे। उसने अपनी हथेली पर क्रोबार से हल्की सी थपथपाहट की। लंबे और दुबले पतले आदमी ने दरवाजे का हैंडल घुमाना बंद कर दिया और उसे पूरी तरह घुमा दिया। उसने एक स्विच ब्लेड चाकू निकाला और तेज आवाज के साथ ब्लेड खोल दिया। डीक कहता है कि तुम पर उसका कर्ज है, बहुत सारा कर्ज, और बिल अभी चुकाने का समय है। वह एक कदम आगे बढ़ा, चाकू एस की ओर इशारा करते हुए। एस पीछे नहीं हटा। सिस्टम द्वारा आसपास की चीजों को उजागर करने से उसके दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। इस समय सबसे बड़ा खतरा लोहे की छड़ थी। उसने लोहे की छड़ वाले आदमी के सिर के ऊपर टिमटिमाती सुरक्षा बत्ती देखी, एक धातु के पिंजरे में लगा एक पुराना बल्ब। विकल्प, बत्ती से छेड़छाड़ करो। ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका, उसका कर्ज चुकाना है। एस ने कुछ सेकंड का समय लेने की कोशिश करते हुए पलटकर जवाब दिया। डीक को बता दो कि उसका गणित उसके गिरवी के सौदों जितना ही खराब है। एस ने थोड़ा सा संतुलन बदला। अब उसने न्यूरल इंटरफेस के जरिए अपना ध्यान उन आदमियों पर नहीं, बल्कि क्रोबार मैन के ऊपर लगी बत्ती से जुड़े पुराने खराब तारों पर केंद्रित किया। रोशनी सिर्फ टिमटिमाई नहीं, बल्कि बेकाबू हो गई। स्ट्रोब लाइट की तरह तेजी से जलती बुझती रही, ठीक क्रोबार मैन की आंखों में। आदमी चीख उठा, सहम गया और आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी से बचने के लिए हाथ ऊपर कर दिया। अरे, इस रोशनी में क्या खराबी है? एस ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने हमला नहीं किया, इसके बजाय वह बगल की ओर झपटा और बड़े धातु के कूड़ेदान की ओर बढ़ा। उसके भारी ढक्कन को पकड़कर उसने सिस्टम के मरम्मत बोनस की मदद से अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे कूड़ेदान के धातु के किनारे पर जोर से पटक दिया। टकराना। सनकरी गली में शोर इतना तेज था मानो गोली चली हो। दोनों बदमाश चौंक कर उछल पड़े। चाकूधारी आदमी आंखें फाड़कर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। बस करो, क्रोबार मैन दहाड़ा। बत्ती बुझते ही उसकी आंखें झपकने लगीं। वह आवाज की तरफ मुड़ा, एक पल के लिए उलझन में दिखा, फिर एस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने क्रोबार को ऊपर उठाया, जोर से नीचे मारने के लिए तैयार। एस ने खुद को संभाला। उसका रिंच उसकी बेल्ट में था, लेकिन वह उसे तेजी से पकड़ नहीं पाया। सिस्टम ने क्रोबार के रास्ते के बारे में चेतावनी दिखाई। अचानक एक विशाल छाया ने गली के प्रवेश द्वार को घेर लिया। एक गहरी, गड़गड़ाती आवाज ने तनाव को चीर दिया। तुम लोग मेरे कूड़ेदान पर दस्तक दे रहे हो। बिग माइक वहीं खड़ा था, सड़क की रोशनी को रोके हुए। वह विशालकाय और बेहद गुस्से में दिख रहा था। उसने एक बड़ी, भारी टॉर्च पकड़ रखी थी, जिसे वह अपने हाथ की हथेली पर लाठी की तरह थपथपा रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सबबार वाला आदमी जम गया। सबबार उसके सिर के ऊपर अजीब तरह से लटका हुआ था। चाकू वाले आदमी ने जल्दी से चाकू को अपनी पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश की। माइक, अरे यार, सबबार वाले आदमी ने हकलाते हुए कहा, दोस्ताना लहजे में बोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हम बस यहाँ नए लड़के से बात कर रहे थे। माइक ने 2 धीमे, भारी कदम आगे बढ़ाए।
उसके विशाल कद से ही हवा में खतरे का घनापन महसूस हो रहा था। उसकी ठंडी निगाहें दोनों आदमियों पर घूम रही थीं। बातें कर रहे हो, लोहे की रॉड और चाकू से। दिलचस्प बातचीत है। उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई और भी धमकी भरी लग रही थी। क्या डीक ने तुम जैसे लोगों को मेरी ज़मीन पर गड़बड़ करने भेजा है? नाइफ मैन ने घबराकर निगलते हुए कहा, डेक को बस अपना पैसा चाहिए माइक। ये तो कारोबार है, व्यापार। माइक की आवाज़ खतरनाक रूप से धीमी थी। मेरा काम है लोगों से किराया वसूलना। मेरा काम है कोई तोड़फोड़ न करे या मेरे किराएदारों को डराए नहीं। उसने टॉर्च की रोशनी पहले लोहे की रॉड वाले आदमी पर और फिर चाकू वाले आदमी पर डाली। डीक को बता दो कि उसका धंधा यहाँ नहीं चलेगा। उसे बता दो कि अगर उसे पैसे चाहिए तो खुद आए। और पिछली बार उसने जो दरवाज़ा तोड़ा था, उसके लिए नकद पैसे लेकर आए। माइक एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे गुंडे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अब मेरे इलाके से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस परेशानी के लिए कुछ चुकाने का आदेश दूं। खतरे का साया हवा में मंडरा रहा था। क्रोबार मैन ने धीरे धीरे क्रोबार नीचे किया, उसका दबंगई वाला दिखावा पूरी तरह गायब हो गया था। नाइफ मैन पहले ही सड़क के निकास की ओर बढ़ रहा था। वे दोनों डरे हुए लग रहे थे। ऐसे पंगा लेना एक बात थी, बिग माइक का उसकी अपनी ज़मीन पर सामना करना बेवकूफ़ी थी। हाँ ठीक है माइक, माफ़ करना, क्रोबार मैन ने धीरे से कहा और तेज़ी से पीछे हट गया। हम उसे बता देंगे। वे मुड़े और लगभग दौड़ते हुए गली से बाहर निकल गए और कोने से मुड़कर सड़क पर गायब हो गए। सन्नाटा छा गया, जिसे केवल एस की तेज सांसें और शहर की दूर से आती आवाज़ें ही तोड़ रही थीं। डर के मारे वह कांप रहा था और कमज़ोर महसूस कर रहा था। वह ठंडी ईंट की दीवार से टिककर माइक को देख रहा था। माइक ने एस पर अपनी तीखी नज़र डाली। तुम, उसने गुस्से से कहा, मुसीबत तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। उसने कूड़ेदान के ढक्कन की ओर इशारा करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, यह एक चालाक चाल थी। जोखिम भरा था लेकिन फ़ायदेमंद साबित हुआ। वह कमरा नंबर 7 के दरवाजे की ओर बढ़ा और ताले के आसपास के नए निशानों को देखने लगा। कमीने, इन्होंने और नुकसान पहुंचाया। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। एस ने दीवार से खुद को धक्का दिया। धन्यवाद माइक। वे अंदर घुस आते। माइक ने बस हल्की सी आवाज़ निकाली, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। डीक हार नहीं मानता, वो इस तरह की गलियों पर राज करता है। अगली बार वो और बड़े आदमियों को भेजेगा या खुद आएगा। उसने एस को घूर कर देखा। तुम इसे ठीक करो, हमेशा के लिए, वरना चले जाओ। मेरा मोटल कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। इसे ठीक करो, वरना कहीं और रहने की जगह ढूंढो। उसने एस के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो मुड़ा और भारी कदमों से मोटल के दफ्तर की तरफ वापस चल पड़ा, अभी भी टॉर्च को हथेली पर थपथपा रहा था। एस गली में अकेला खड़ा था। माइक की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, उसके अंदर फीकी पड़ती घबराहट के साथ घुल मिल रही थी। टिमटिमाती रोशनी से लंबी, डरावनी परछाइयां बन रही थीं। उसने अपने टूटे हुए दरवाजे को देखा, जो उसे याद दिला रहा था कि उसकी सुरक्षा एक भ्रम थी। उसने अपने औजारों के डिब्बे को देखा, जो उस नए जीवन का प्रतीक था जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने पैसों के बारे में सोचा, $207 नकद, सिस्टम में $411। नल और ड्रायर ठीक करके वह धीरे धीरे पैसे कमा रहा था। बहुत धीरे। डीके को जल्दी पैसा चाहिए था और वह इसे पाने के लिए हिंसा का सहारा लेता था। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आई। लाल चेतावनी गायब हो गई और उसकी जगह साफ सफ़ेद अक्षर दिखाई देने लगे। तत्काल खतरा टल गया। फिलहाल नया कार्य, डीके को स्थायी रूप से रोकें। समय 14 दिन। लक्ष्य, ये सुनिश्चित करना कि डेरियस डीक वैंसफिर कभी आपको या आपकी संपत्ति को धमकी न दे सके। पुरस्कार, कौशल सूचना खोजक आपके लिए उपयोगी सार्वजनिक जानकारी स्वचालित रूप से एकत्रित करता है। दंड, हाथों और पैरों की ताकत और समन्वय में स्थायी रूप से -20% की कमी। एस उन शब्दों को घूरता रहा। ताकत और तालमेल का स्थायी नुकसान। सिस्टम ने सिर्फ धमकियां नहीं दी, उसने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। वह उसके शरीर को अपाहिज कर देगा। 14 दिन। उसे सिर्फ चीज़ों को ठीक करने से ज़्यादा कुछ चाहिए था। उसे पलटवार करने का रास्ता चाहिए था। उसे असली पैसों की ज़रूरत थी। जल्दी। उसने अपना टूल बॉक्स उठाया। हाथ में वह जाना पहचाना सा लगा, पर अचानक उसे लगा कि यह काफ़ी नहीं है। एक साधारण मिस्त्री की शांत जिंदगी खत्म हो चुकी थी। माइक सही था, उसे इस डीके की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसके लिए उसे शक्ति चाहिए थी। उसे न्यूरल इंटरफेस का इस्तेमाल सिर्फ टूटे हुए पुर्जों को ढूंढने से कहीं ज़्यादा करना था। उसे और भी समझदारी से लड़ना था। गली अब और भी ठंडी लग रही थी। एवलिन के फलाफेल रैप की याद मानो बहुत पुरानी बात हो गई थी। एस ने कमरा नंबर 7 खोला। टूटा हुआ ताला जोर से घिसटने लगा। वह अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। अंदर सिर्फ टपकते नल की आवाज़ आ रही थी। उसके पास 14 दिन थे। नियम बदल चुके थे। अब छिपना बंद करने का समय था। अब पलटवार करने का समय था।
चैप्टर 19। कमरा नंबर 7 का भारी दरवाज़ा एस के पीछे खट से बंद हो गया। वह दरवाजे से टिक गया, खुरदरी लकड़ी उसकी पीठ में चुभ रही थी। अंदर सन्नाटा गहरा था, बस टपकते नल की जानी पहचानी टपक टपक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब यह आवाज़ और तेज़ लग रही थी, मानो घड़ी की टिक टिक हो रही हो। 14 दिन। सिस्टम के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। डीके को हमेशा के लिए रोक दो। दंड, ताकत और तालमेल में स्थायी -20% की कमी। उसके हाथों का औजारों से जूझना, उसके पैरों का ठीक से न हिल पाना, यह एक बुरे सपने जैसा था। वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। मिस्त्री का काम सुरक्षित था, लेकिन धीमा था, बहुत धीमा। उसे पैसों की ज़रूरत थी, जल्दी पैसों की, और बहुत सारे पैसों की। उसने बिस्तर के पास रखे अपने औजारों के डिब्बे पर नज़र डाली। यह उस जीवन का प्रतीक था जिसे उसने बनाना शुरू किया था। नल, ड्रायर, खिड़कियां ठीक करना। ये ठोस और वास्तविक लगता था, लेकिन डीके की धमकी ने इसे छोटा और नाजुक बना दिया। उसे कुछ और चाहिए था। उसकी नज़र जेब में पड़े थोड़े से नोटों पर पड़ी। $207.35 और सिस्टम में $411.50 फंसे हुए थे। हफ्तों में उसके पास इतना पैसा तो नहीं था, लेकिन डीके से लड़ने के लिए काफ़ी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी। वह उसे जवाब नहीं दे रहा था, बस इंतज़ार कर रहा था। एस ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। उसे इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करना था, सिर्फ चीज़ें ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि चीज़ें खोजने के लिए। अवसर, पैसा। उसने बेचैनी भरी रात संभावनाओं पर विचार करते हुए बिताई। सिस्टम ने जोखिम और समय का सटीक आकलन प्रस्तुत किया। सुबह तक उसके पास एक योजना थी। ये जोखिम भरी थी, शायद मूर्खतापूर्ण भी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था जो उसे दिखाई दे रहा था। सार्वजनिक पुस्तकालय की धूल भरी खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ऐसे एक शांत कोने में रखे कंप्यूटर पर बैठा था। उसने यहाँ आने के लिए बस के किराए के लिए कुछ कीमती पैसे खर्च किए थे, ताकि वह रात के उल्लू और ताक झांक करने वाली निगाहों से दूर रह सके। उसने कंप्यूटर में लॉग इन किया। उसका लक्ष्य था डे ट्रेडिंग के लिए एक सस्ती, सरल वेबसाइट। उसने सुना था कि लोग शेयरों से जल्दी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसे हमेशा जुआ जैसा लगता था। अब यही उसका एकमात्र मौका था। उसने अपने पास मौजूद नकदी का छोटा सा गट्ठा निकाला। $207.35। वह सारा पैसा जोखिम में नहीं डाल सकता था। उसने $50 आपात स्थितियों के लिए अलग रख दिए, जैसे खाना, वापसी का बस किराया। बाकी $157.35 उसके लिए पूंजी थे। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। न्यूरल इंटरफेस अचानक सक्रिय हो गया और चुपचाप कंप्यूटर से जुड़ गया। ये हैकिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये सिस्टम को हर पल हो रहे आंकड़ों, चार्टों और ज़बरदस्त खरीद बिक्री को देखने देने जैसा था। अस्थिर माइक्रो कैप शेयरों की स्कैनिंग सिस्टम ने चुपचाप रिपोर्ट दी। अल्पकालिक उतार चढ़ाव की उच्च संभावना की पहचान। जोखिम, उच्च, प्रतिफल, मध्यम। एस की आंखों के सामने शब्द और संख्याएं इतनी तेजी से कौंध रही थीं कि एक सामान्य व्यक्ति उन्हें पढ़ नहीं सकता था। सिस्टम ने दो छोटी, लगभग अनजान कंपनियों को हाईलाइट किया। उनके शेयरों की कीमतें बेतहाशा ऊपर नीचे हो रही थीं। अभी जीटा लैब्स के 100 शेयर खरीदें, 17 मिनट में बेच दें, सिस्टम ने निर्देश दिया। शब्द उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एस की उंगलियां सिस्टम की गति से निर्देशित होकर कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। उसने शेयर खरीद लिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह उस छोटी सी संख्या को देख रहा था जो इस जुए में लगे उसके पैसे को दर्शा रही थी। मिनट धीरे धीरे बीतते गए। शेयर की कीमत थोड़ी गिरी। उसकी गर्दन पर पसीना आ गया। फिर अचानक उसमें तेजी से उछाल आया। अभी बेचो, सिस्टम ने आदेश दिया। उसने बेचने वाले बटन को दबाया। स्क्रीन अपडेट हो गई। उसे $42 मिल गए। उसे बहुत राहत मिली। ये काम कर गया। इससे उत्साहित होकर उसने दोबारा कोशिश की। सिस्टम ने उसे एक और स्टॉक की ओर इशारा किया। नोवा माइनिंग के 150 शेयर खरीदो। उसने खरीद लिए। इस बार शेयर बढ़ने के बजाय गिर गया। घबराहट फैल गई। सिस्टम ने शांत भाव से कहा, रुको। एस ने मुट्ठी भींच ली और खुद को इंतजार करने के लिए मजबूर किया। कुछ मिनटों के कष्ट के बाद शेयर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ा। बेचो। उसने बेच दिया। उसे सिर्फ $15 का मुनाफा हुआ, लेकिन ये लाभ था। उसने तीसरी बार कोशिश की। शेयर खरीदते ही उसकी कीमत लगभग तुरंत गिर गई। सिस्टम ने कोई चेतावनी नहीं दी। तुरंत बेच दो, नुकसान होना तय है। उसने जल्दी से बेच दिया और $30 का नुकसान हुआ। नुकसान बहुत चुभा। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं था। ये जोखिम भरा था और सिस्टम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकता था। 1 घंटे तक लगातार ध्यान केंद्रित करने के बाद उसकी नसें तनावग्रस्त हो गईं। उसने लॉग आउट किया। उसने अपने डे ट्रेडिंग के पैसे गिने। शुरुआत में $157.35 थे। अब $157.35 प्लस $42 प्लस $15 माइनस $30 इक्वल्स $184.35। $27 का लाभ।
यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन राय ठीक करने से भी तेज थी। अब कुल नकदी $50 आपातकालीन जोड़ $184.35 इक्वल्स टू $134.35। इसके बाद एस ने एक अलग तरह की खोज शुरू की। उसने एक ऐसी वेबसाइट पर खोजबीन की जिसमें कंप्यूटर से जुड़े कामों में मदद की ज़रूरत वाले लोगों के लिए कई छोटी छोटी नौकरियों के विज्ञापन थे। उसने सूची को सरसरी तौर पर देखा और न्यूरल इंटरफेस ने तुरंत उन्हें क्रमबद्ध कर दिया। कार्य: सरल वेबसाइट फॉर्म में मौजूद त्रुटियों को ठीक करना। भुगतान $50। अनुमानित समय 45-90 मिनट। उपयोगकर्ता कौशल स्तर। एस ने उस पर क्लिक किया। एक छोटे व्यवसाय के मालिक को अपनी वेबसाइट पर मौजूद संपर्क फॉर्म को ठीक करवाना था। उससे संदेश नहीं भेजे जा रहे थे। निर्देश अव्यवस्थित थे, लेकिन न्यूरल इंटरफेस ने समस्या वाले कोड का तुरंत विश्लेषण कर लिया। सिस्टम ने बताया, पंक्ति 47 में त्रुटि है, उद्धरण चिन्ह छूट गया है, सुधार। ईमेल के बाद समापन उद्धरण चिन्ह जोड़ें। एस ने जॉब से जुड़े ऑनलाइन कोड एडिटर को खोला। आमतौर पर ऐसी छोटी सी गलती ढूंढने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सिस्टम ने उसे बता दिया। बस कुछ सेकंड लगे। उसने कोटेशन मार्क ठीक किया, फॉर्म को टेस्ट किया और वो सही काम कर रहा था। उसने सुधार सबमिट कर दिया। कुछ ही मिनटों में उसके अकाउंट में $50 का पेमेंट कंफर्म हो गया। सिस्टम की बुद्धिमत्ता की बदौलत आसानी से पैसे मिल गए। आत्मविश्वास से भरपूर होकर एस ने एक और झटपट काम की तलाश की। उसे एक काम मिल गया, ऑनलाइन स्टोर के लिए उत्पाद छवियों को ऑप्टिमाइज करें। 50 छवियां, $30। आसान। सिस्टम उसे तस्वीरों का आकार बदलने और उन्हें कंप्रेस करने में जल्दी से मार्गदर्शन कर सकता था। उसने छवियों का पहला बैच डाउनलोड किया। जैसे ही उसने न्यूरल इंटरफेस के माध्यम से काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, एक अजीब गड़बड़ी हुई। उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। अनुकूलित छवियों को जॉब प्लेटफॉर्म पर वापस भेजने के बजाय सिस्टम ने गलती से नाइट आउल के पास मौजूद आवारा बिल्लियों के बारे में एक अनचाहे विचार के आधार पर एक कमांड ट्रिगर कर दिया। अचानक बागवानी उपकरणों की 50 तस्वीरों को गुस्से में दिख रही बिल्लियों की 50 तस्वीरों से बदल दिया गया और सीधे ग्राहक के लाइव ऑनलाइन स्टोर के उत्पाद पृष्ठों पर पोस्ट कर दिया गया। एस डर के मारे स्क्रीन को घूर रहा था। नहीं, 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 वह घबराकर धीरे से बोला। ग्राहक बहुत गुस्सा होगा। उसने तुरंत न्यूरल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए बिल्ली की तस्वीरें डिलीट की और ग्राहक के देखने से पहले ही सही ऑप्टिमाइज्ड टूल की तस्वीरें दोबारा अपलोड कर दीं। इसमें 3 मिनट लगे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बड़ा संकट टल गया। उसे $30 मिल गए, लेकिन यह एक कड़ा सबक था। सिस्टम शक्तिशाली तो था, लेकिन गलतियां विनाशकारी हो सकती थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा आराम किया। पुस्तकालय की हवा घुटन भरी लग रही थी। उसने अपने योगों की जांच की। डे ट्रेडिंग से मुनाफा जोड़ $27, कोडिंग जॉब जोड़ $50, इमेज जॉब जोड़ $30, कुल नई नकदी $107, पिछला नकद $234 और 35 सेंट, कुल नकद राशि $341 और 35 सेंट। ये प्रगति थी, ठोस प्रगति। $341.35 $207 से कहीं बेहतर महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर भी यह वह बड़ी रकम नहीं थी जिसकी उसे डीके को हराने के लिए ज़रूरत थी। उसे एक फ़ोन चाहिए था। पुस्तकालय के कंप्यूटरों पर निर्भर रहना धीमा और जोखिम भरा था। उसे मोबाइल और कनेक्टेड रहने की ज़रूरत थी। नाइट आउल लौटते समय एस एक डिस्काउंट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर रुका। उसे वहां सबसे सस्ता और सबसे साधारण प्रीपेड मोबाइल फ़ोन मिला, एक छोटा, मजबूत दिखने वाला फ़ोन जिसकी स्क्रीन बहुत छोटी थी। इसकी कीमत $35 थी, साथ ही कुछ मिनट और डेटा वाले प्रीपेड कार्ड के लिए $20 अतिरिक्त देने पड़े। उसने अपनी मेहनत से कमाए पैसों से भुगतान किया। कुल नकद राशि $341 और 35 सेंट माइनस $55 इक्वल्स टू $186.35। शाम ढलते ही कमरा नंबर 7 में वापस आकर एस ने सस्ते फ़ोन को चालू किया। हाथ में वह फ़ोन हल्का और नाजुक सा लग रहा था, लेकिन यही उसकी जीवन रेखा थी। उसने उसमें कुछ नंबर सेव किए जो उसे याद थे। अभी किसी को कॉल नहीं करना था, लेकिन शुरुआत तो होनी ही थी। उसने बची हुई नकदी पर नज़र डाली, $286.35, और सिस्टम फंड पर $411.50। वह संसाधन जुटा रहा था, लेकिन 14 दिन की घड़ी उसके दिमाग में टिक टिक करती रही। उसने साधारण से फ़ोन को घूर कर देखा। ये सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं था, यह अवसरों से जुड़ने का, जानकारी प्राप्त करने का और पलटवार करने का उसका जरिया था। मुझे तैयार रहना होगा, एस ने खाली कमरे में बुदबुदाते हुए कहा। नल से टपकते पानी ने उसे जवाब दिया। किस चीज़ के लिए तैयार? उसे अभी पक्का पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि छोटे मोटे मरम्मत के काम खत्म हो चुके हैं। कल वह फ़ोन का इस्तेमाल करेगा, वह सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, वह उस बड़े मौके की तलाश में निकल पड़ेगा जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। डीक नहीं जीतेगा, एस सिस्टम के हाथों अपने शरीर को टूटने नहीं देगा। उसके पास 13 दिन बचे थे।
असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। चैप्टर 20। एस सुबह जल्दी उठ गया। उसके बिस्तर के बगल में छोटी सी मेज पर रखा सस्ता फोन बज रहा था। यह कोई कॉल नहीं थी, यह उसका खुद का अलार्म था। 13 दिन बचे थे। दबाव उसे भारी कंबल की तरह दबा रहा था। अब वह धीमी, सुरक्षित नौकरियों का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसे एक बड़ी जीत की जरूरत थी। उसने अपने पास मौजूद नकदी पर नजर डाली। $286.35। यह अच्छी खासी रकम थी जो तनावपूर्ण कंप्यूटर के काम से कमाई गई थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं थी। डीके हिंसा और बड़ी रकमों के बल पर काम करता था। एस को दबाव बनाने के लिए कुछ चाहिए था। उसे ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जिसे डीके महत्व देता हो, या फिर इतनी रकम जिससे डीके हमेशा के लिए पीछे हट जाए। उसके मन में एक विचार आया, जोखिम भरा लेकिन संभव। गिरवी की दुकानें। डीके जैसी जगहें भूली बिसरी चीज़ों से भरी होती थीं, कभी कभी ऐसी कीमती चीज़ें भी जिनके टूटे होने या छिपे होने का लोगों को एहसास ही नहीं होता था। उसका न्यूरल इंटरफेस उन चीज़ों को पहचान सकता था जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते थे। उसकी मरम्मत करने की कुशलता उन्हें ठीक कर सकती थी। वह कम कीमत पर खरीद सकता था, जल्दी ठीक कर सकता था और ज़्यादा कीमत पर बेच सकता था। उसने जल्दी से ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर नाश्ता किया और पानी पी लिया। फिर उसने अपने औजार और $50 की छोटी सी आपातकालीन राशि को छोड़कर बाकी सारी नकदी इकट्ठा कर ली। उसके पास कुल $236.35 थे। उसने सस्ता फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। अब यही बाहरी दुनिया से उसका संपर्क था। अब शिकार पर जाने का समय था। डेकल्स पॉन एंड लोन पहले जैसा ही दिख रहा था। धूल से सनी खिड़कियां अजीबोगरीब चीज़ों से भरी हुई थीं। साइनबोर्ड धीमी गति से टिमटिमा रहा था। एस का पेट कस गया जब उसने दरवाज़ा खोला। घंटी जोर से बजी। आज डीके खुद काउंटर के पीछे खड़ा था, एक फीके पड़े चांदी के कप को चमका रहा था। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें किसी शिकार को देखते हुए सांप की तरह सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक धीमी, अप्रिय मुस्कान फैल गई। वाह वाह, देखो तो सही, गटर से क्या निकला। मेरा पैसा मिल गया, बच्चे। उसकी आवाज़ चिकनी और धमकी भरी थी। एस ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। आज नहीं, डेके, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। उसने डेके की घूरती निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए खुद को उस अव्यवस्थित दुकान में और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वह डर नहीं दिखा सकता था। वह भीड़भाड़ वाली गलियों में धीरे धीरे आगे बढ़ा, बेमेल कुर्सियों, पुराने गिटारों और धूल से सने औजारों के बक्सों के बीच से गुजरते हुए उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। न्यूरल इंटरफेस से हल्की सी आवाज़ आ रही थी और वह जिन चीज़ों को देख रहा था उन्हें स्कैन कर रहा था। स्कैन की जा रही वस्तु, विंटेज टेबल लैंप बेस, ठोस पीतल धुंधला। वायरिंग खराब टूटी हुई। मरम्मत की संभावना उच्च। वर्तमान गिरवी मूल्य कम। स्कैन की जा रही वस्तु, यांत्रिक घड़ी, ब्रांड अज्ञात, स्विस। मूवमेंट खुरदुरा बंद। क्रिस्टल खरोंचें। मरम्मत की संभावना मध्यम उच्च। वर्तमान गिरवी मूल्य बहुत कम। स्कैनिंग आइटम, पोर्टेबल एनालॉग सिंथेसाइजर, 1970 का दशक, बटन अटक रहे हैं। सर्किट बोर्ड जंग लगा हुआ है। बैटरी लीक हो रही है। मरम्मत की संभावना उच्च। विशिष्ट बाजार। वर्तमान गिरवी मूल्य कम। 3 वस्तुएं, सभी टूटी हुई। मरम्मत होने पर सभी मूल्यवान साबित हो सकती थीं। एस की धड़कन तेज हो गई। ये कारगर हो सकता है। उसने उन्हें ध्यान से उठाया। भारी लैंप, छोटी घड़ी और बटन व घुंडी वाला अजीब इलेक्ट्रॉनिक डिब्बा। वह उन्हें काउंटर तक ले गया और हल्की सी आवाज़ के साथ नीचे रख दिया। डीके ने पॉलिश करना बंद कर दिया और एस के चुने हुए सामानों पर नज़र डाली। कुछ कबाड़ मिल गया है ना? टूटी फूटी चीज़ों का क्या काम है? एस ने अपनी आवाज़ को शांत रखते हुए कहा, शायद मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। कितना खर्च आएगा? डीके ने सबसे पहले घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। ये पुरानी चीज़, चलती भी नहीं। $20। उसने उसे नीचे फेंक दिया। उसने लैंप को थपथपाया। भारी है, तार खराब हैं। 40। उसने सिंथेसाइजर को छेड़ा। अजीब आवाज़ों का डिब्बा है। 50। पूरे के लिए 110। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। एस जानता था कि डेके टूटे फूटे सामान के लिए बहुत ज़्यादा दाम ले रहा है, लेकिन ज़्यादा मोलभाव करने से डेके को शक हो सकता था या वह नाराज़ भी हो सकता था। न्यूरल इंटरफेस ने पुष्टि की कि उनकी हालत के हिसाब से कीमतें ज़्यादा थीं, लेकिन मरम्मत के बाद होने वाला संभावित लाभ इसके लायक था। एस को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। पूरे 100। एस ने अपने पैसे निकालते हुए जवाब दिया। उसने काउंटर पर $20 के 5 नोट रख दिए। डीक ने पैसों पर नज़र डाली, फिर एस के दृढ़ चेहरे पर। वह धीरे से हंसा, एक धीमी, गड़गड़ाती हुई आवाज़ जिसमें कोई हास्य नहीं था। ठीक है, तुम्हारे टूटे सपनों के लिए $100, बच्चे। उसने पैसे उठा लिए। लेकिन याद रखना, मेरा मूल प्रस्ताव अभी भी कायम है। तुम पर मेरा कर्ज है। ब्याज बढ़ता जा रहा है। उसने एस की ओर अपनी मोटी उंगली उठाई। यह मत सोचो कि खिलौने ठीक करने से तुम बच जाओगे। एस ने चुपचाप लैंप, घड़ी और सिंथेसाइजर उठा लिए।
उसे महसूस हुआ कि डीके की निगाहें दरवाजे से बाहर निकलते समय हर पल उस पर टिकी हुई थीं। घंटी फिर बजी, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। कमरा नंबर 7 में वापस आकर एस ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी खरीदी हुई चीजें फर्श पर फैला दी, लैंप, घड़ी और सिंथेसाइजर। उसके पास $136.35 नकद बचे थे। उसके पास उसके औजार और सिस्टम भी थे। सबसे पहले लैंप की बात करते हैं। न्यूरल इंटरफेस ने लैंप के बेस के अंदर खराब तारों का पता लगाया। एस ने सावधानीपूर्वक बेस को खोला। उसने खराब तारों को काटकर निकाल दिया और अपने पास मौजूद नए तारों से उन्हें बदल दिया। उसने एक विशेष कपड़े और क्लीनर से पीतल के बेस और शेड को चमकाया। इसमें 1 घंटा लगा। लैंप देखने में सुंदर लग रहा था और प्लग लगाने पर एकदम सही काम कर रहा था। मरम्मत पूरी हुई। अनुमानित पुनर्विक्रय मूल्य $180 - $250। इसके बाद घड़ी की बारी आई। न्यूरल इंटरफेस ने उसकी उंगलियों को निर्देशित किया और उसने छोटे स्क्रूड्राइवर की मदद से घड़ी का नाजुक पिछला हिस्सा खोला। अंदर गियर पुराने तेल और धूल से जमे हुए थे। एस ने सिस्टम के सटीक निर्देशों का पालन करते हुए सॉल्वेंट और एक मुलायम ब्रश से प्रत्येक छोटे हिस्से को सावधानीपूर्वक साफ किया। उसने सही जगहों पर ताजे तेल की एक छोटी बूंद डाली। उसने खरोंच लगे शीशे को ध्यान से चमकाया। उसने पिछला हिस्सा बंद किया और क्राउन को घुमाया। सेकंड की सुई एक झटके के साथ चली, फिर धीरे धीरे और शांत गति से चलने लगी। मरम्मत पूर्ण। अनुमानित पुनर्विक्रय मूल्य $300 - $400। अंत में सिंथेसाइजर। ये सबसे मुश्किल काम था। न्यूरल इंटरफेस ने सर्किट बोर्ड का मैप बनाया और पुरानी, लीक हो रही बैटरी से खराब हुए हिस्से को हाईलाइट किया। एस ने एक छोटे से औजार से सावधानीपूर्वक हरे रंग की जंग को खुरचकर हटाया। उसने उस जगह को खास इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर से साफ किया। सिस्टम के उन्नत दृश्य में कुछ कनेक्शन क्षतिग्रस्त दिखाई दिए। अपने टूल किट के साथ खरीदे गए एक बारीक नोक वाले सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके एस ने सिस्टम के मार्गदर्शन में सर्किट बोर्ड पर टूटे हुए छोटे छोटे रास्तों की सावधानीपूर्वक मरम्मत की। उसने चिपचिपी कुंजियों को रबिंग अल्कोहल से साफ किया। उसने इसे एक छोटे स्पीकर से जोड़ा जिसे उसने सस्ते में खरीदा था। जब उसने एक कुंजी दबाई तो कमरे में एक अजीब, लड़खड़ाती हुई इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी। ये काम कर गया। पुनर्स्थापन पूर्ण। अनुमानित पुनर्विक्रय मूल्य $350 - $500। लगभग 8 घंटे तक उसने पूरी एकाग्रता और दिमाग में घड़ी की लगातार टिक टिक के सहारे काम किया था। वह थका हुआ था लेकिन आशावान था। उसने 3 वस्तुओं को खूबसूरती से पुनर्स्थापित कर दिया था। एस ने अपने नए फ़ोन का इस्तेमाल करके हर चीज़ की साफ और अच्छी रोशनी वाली तस्वीरें लीं। उसने सरल और ईमानदार विवरण लिखे। पुनर्स्थापित विंटेज पीतल का टेबल लैंप पूरी तरह से काम करता है। मरम्मत की गई स्विस मैकेनिकल घड़ी एकदम सही समय बताती है। ठीक किया गया 1970 के दशक का एनालॉग सिंथेसाइजर, अनोखी आवाज़ें निकलती हैं। उसने इन्हें संग्रहणीय वस्तुओं और विंटेज उपकरणों के लिए मशहूर एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार में सूचीबद्ध किया। उसने इनकी कीमत सोच समझ कर तय की। लैंप $220, घड़ी $350 और सिंथेसाइजर $400। उसने अपनी सांस रोकी और पोस्ट बटन दबा दिया। इंतजार असहनीय था। वह लगातार फ़ोन चेक कर रहा था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। फिर एक सूचना की घंटी बजी। किसी ने लैंप के लिए $200 की पेशकश की। एस ने तुरंत स्वीकार कर लिया और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक और घंटी बजी। घड़ी के लिए एक प्रस्ताव आया, $320। एस ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भुगतान तुरंत संसाधित हो गया। वह सिंथेसाइजर के विज्ञापन को चिंता से देखता रहा, सोच रहा था कि क्या ये बिकेगा। फिर आखिरकार $380 का एक प्रस्ताव आया। जैसे ही उसने प्रस्ताव स्वीकार किया और भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई, उसे राहत मिली। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों को देखा। लैंप जोड़ $200, देखें जोड़ $320, सिंथेसाइजर जोड़ $380, कुल बिक्री $900, गिरवी रखने की लागत घटाने के बाद -$100, लाभ $800। उसने इस जुए के लिए दिन की शुरुआत $236.35 नकद से की थी। अब उसके पास आपातकालीन $50, डीके के यहाँ खर्च न किए गए $136.35 और $800 का लाभ था। कुल नकद राशि $986.35। उसके पास सिस्टम में $411.50 भी बचे थे। वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और एक लंबी, कांपती हुई सांस छोड़ी। $986.35, लगभग $1000 उसकी जेब में एक ही दिन में कौशल, जोखिम और सिस्टम की मदद से कमाए गए। ये सब अवास्तविक लग रहा था। न्यूरल इंटरफेस ने धीरे से एक ध्वनि उत्पन्न की, किसी चेतावनी के लिए नहीं, बल्कि एक नए कार्य के लिए। कार्य सुरक्षित परिचालन आधार स्थापित करना। समय 7 दिन। लक्ष्य रहने के स्थान से दूर, काम भंडारण के लिए एक निजी स्थान ढूंढना और सुरक्षित करना।
पुरस्कार, कौशल, नेटवर्क पिंग, आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, खतरों का पता लगाना। दंड, 24 घंटे तक तीव्र सामाजिक चिंता। एस ने तंग मोटल के कमरे में चारों ओर देखा। उसका बिस्तर, उसके औजार, उसका थोड़ा बहुत सामान, सब कुछ ठूस ठूस कर रखा था। माइक सही था, ये सुरक्षित या टिकाऊ नहीं था। उसे काम करने, सामान रखने और योजना बनाने के लिए एक अलग जगह चाहिए थी। ऐसी जगह जहां डीके के गुंडे आसानी से न पहुंच सकें। उसने अपना सस्ता फोन उठाया और एक नए उद्देश्य की भावना ने उसे उत्साहित कर दिया। उसके पास पैसे थे, उसके पास एक योजना थी। डीके के लिए उसके पास 12 दिन बचे थे। कल सुबह सबसे पहले वह एक ठिकाना खोजेगा। खेल बदल रहा था और ऐसा आखिरकार इसे अपने तरीके से खेलने लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।